पेनिसिलिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसको आज कंप्लीट करेंगे। पेनिसिलिन इज द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका बैक्टीरियल सेल वॉल डेवलपमेंट होता है एंड वेयर द एंटीबायोटिक वर्क इन दिस प्रोसेस। विल डिस्कस इन डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। सो यहाँ पे हम एक बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन करेंगे और उस सेल वॉल में देखेंगे कैसे बैक्टीरिया जो है अपनी सेल वॉल बनाता है और कहाँ जाके ड्रग अपना एक्शन दिखाती है। सो हियर वी हैव द एक बैक्टीरिया बनाते हैं हम बड़ा सा। बनाने का कोई आपको नहीं है, बाद में भी बना सकते हैं, आप समझ लोगे, समझ में आया तो याद हो जाएगा, नहीं आया तो फिर याद नहीं होगा। और बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा साउंड कम आ रहा है। बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? तो साउंड बढ़ाओ भाई, अभी ठीक है। सो दिस इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, द सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड बाय टू मॉलिक्यूल्स, मोनोसैकेराइड्स, टू मोनोसैकेराइड्स। नॉर्मली जो सेल होती है उसका एक लाइफ साइकिल होता है, एवरी सेल हैज देयर ओन लाइफ साइकिल एंड आफ्टर फ्यू टाइम सेल विल डिस्ट्रॉय एंड न्यू सेल विल रीजनरेट। होता रहता है, चलता रहता है बॉडी में। बैक्टीरिया में भी सेम होगा, ये जो सेल वॉल है वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा और इसके क्या बनेगा? न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। सो न्यू सेल वॉल बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल आपको याद रखने हैं। हियर वी हैव द टू मॉलिक्यूल्स, वन इज द ओके उल्टा बना दिया मैंने, बनाते हैं इसको। सो दिस इज द मॉलिक्यूल जिसको हम बात कर रहे हैं। ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं नेम, नेम, एंड दिस मॉलिक्यूल इज नेग। दिस मॉलिक्यूल नॉर्मली प्रेजेंट इन योर बैक्टीरियल बॉडी। जो बैक्टीरिया की बॉडी है उसमें नॉर्मली क्या रहता है, उसको न्यूट्रिशन के थ्रू ये प्रेजेंट रहता है बॉडी में। व्हेनेवर बैक्टीरिया रिक्वायर्ड सेल वॉल सिंथेसिस, दिस टू मॉलिक्यूल एक्टिवेट एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। सो सेल वॉल के लिए आपको क्या चाहिए? टू मॉलिक्यूल चाहिए, वन इज द नेम एंड सेकंड वन इज द नेग। नेम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, एंड नेग एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। दिस इज द फुल फॉर्म, नेम एंड नेग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। सो क्या होगा यहाँ पे, देखा इसमें पढ़ते हम इसको। दिस इज द नेम एंड दिस इज द नेग, दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अंदर। फर्स्ट मैसेज मिला कि वी रिक्वायर्ड सेल वॉल सिंथेसिस, हमें सेल वॉल की रिक्वायरमेंट है। इन दोनों को बोला गया कि सेल वॉल बनाओ। नाउ दिस टू मॉलिक्यूल will be activated by an enzyme that is known as UDP. UDP enzyme सुना है ना? Uridyl diphosphate, that is UDP. I will mention all the full form here. सारी full form हम यहाँ लिखेंगे ताकि आपको बाद में confusion ना रहे. This is the name, this is the neg, and the next one is UDP. Uridyl diphosphate. This is an enzyme which activate the name and neg unit. ये भी inactive form में थे. These are in bacterial body. These are inactive form. They will convert it into an active form by UDP enzyme. So now these two molecules are active molecules. After the activation of the name and neg unit in bacterial body, यहाँ पे multiple type के monosaccharide molecule present रहेंगे. So many types of monosaccharides are there, and these monosaccharide molecules start attaching to the name unit. यहाँ पे इस तरह से attach होना start हो जाएंगे after activation by the UDP enzyme. So UDP enzyme ने activate किया. After the activation, this chain, ये जो chain बना, this chain is known as peptide chain. This chain is peptide chain. So peptide chain formation. Now, sorry, this is the completely formed molecule with peptide chain. After the formation of this molecule is highly charged molecule. After complete formation of this molecule, now this molecule is highly charged molecule and it is not able to cross out this membrane. इससे यह बाहर नहीं जा सकता है. जब तक इससे बाहर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो इसको हमें कहाँ लेके जाना है? बाहर लेके जाना है. और बाहर मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सेल वॉल से एब्जॉर्प्शन करना, आउट करना है, तो आपको कौन सा चाहिए? यू रिक्वायर लेस चार्ज फॉर्म और लिपिड सोल्यूबल प्रॉपर्टी or a smaller size of molecule, but it is a large size molecule and it is a highly charged molecule, and that's why it is not able to cross the cell membrane. Now if the molecule is not able to cross the cell membrane, then we have specific type of transporter. We require a specific type of transporter. So here we have one transporter. This is the transporter which is seated here, and what the function of this transporter? Just to hold these active form of name and neg unit with peptide chain. ये ऐसे बैठा है, दोनों हाथ से पकड़ेगा अंदर से और बाहर फेंक देगा. इसका काम क्या है? बाहर ऐसे फेंक करना. It's just throwing out these active molecules from inside of the cell to outside of the cell, and this process required energy, ATP, because it is an active process. Clear? Now this person which is throwing out these active form of name and neg unit is known as BPP. This person is named by BPP. What BPP? That BPP is the bactoprenol phosphate. Yet now what we discussed, in bacterial cell there are inactive form of name and neg units. बैक्टीरिया के सेल में क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में नेम एंड नेग यूनिट है. बैक्टीरिया रिक्वायर्ड सेल वॉल सिंथेसिस, सो दिस नेम एंड नेग यूनिट्स आर both are activated by the UDP enzyme. UDP enzyme इनको क्या किया? एक्टिवेट कर दिया. After activation, a peptide molecule attach on the name unit and form a peptide chain. After peptide chain formation, now this is the complete molecule which is ready to form a
सेल वॉल, बट इट इज अनेबल टू क्रॉस द प्रीवियस सेल वॉल. जो सेल वॉल है फर्स्ट लेयर उसको क्रॉस नहीं कर सकता. सो फॉर दैट वी हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर व्हिच हेल्प यू टू थ्रो आउट दीस मॉलिक्यूल्स. इनको बाहर फेंकने में आपकी हेल्प करता है कौन? ये मॉलिक्यूल. क्लियर? बीपीपी पेक्टोप्रेनॉल फॉस्फेट. नाउ ये मॉलिक्यूल यहां से कहां गया? बाहर आ गया. So this is the molecule which present here, and it is having a peptide chain also. Now then first molecule thrown out, then the next second molecule, then third molecule will come out. चलते रहेंगे sir. So they will attach with each other like this. This is the second molecule, this is the third molecule, here we have the fourth molecule, the sixth molecule, the next molecule. समझ में आ रहा है ये पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ? जस्ट थ्रोइंग आउट. ये सारे अपने आप को क्या कर देंगे? इस तरह से एक अरेंजमेंट में अरेंज कर देंगे. As we know that the bacterial cell wall is a double layered cell wall. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है कैसी होती है? Double layered cell wall होती है. So this is the single layer of a cell wall. Then next we have the second layer also. Here we have the second layer. So this is the second layer. So just go on quickly. Clear? Now these are the peptide chain. कल आपने देखा होगा तो हमने जब सेल वॉल बनाई थी कुछ ऐसी, तो उन सेल वॉल को मैंने ऐसे अटैच किया था, याद है? So that is the peptide chain. So this is the peptide chain, and every molecule is attached with a peptide chain to another peptide chain. एक peptide chain क्या होगी? दूसरी peptide chain से इस तरह से अटैच रहेगा. Now ये बन गया आपका एक बैक्टीरिया का सेल वॉल जो बाहर से हमने बनाया डबल लेयर्ड. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? This is the normal process how the bacterial cell wall is synthesized. And what the process? So simple process. There are two units which is known as name and neg unit. They will be activated by UDP enzyme. After activation, peptide chain will form automatically. This active molecule will be thrown out by this BPP, bactoprenol phosphate, and they will arrange in this fashion. Automatically arrange outside the bacterial cell. Now, here we have few processes which you remember very importantly. As we know that the cell wall is very important for the bacteria. तो बताया था मैंने, cell wall bacteria के लिए क्या है? बहुत important है, उसी से उसकी लाइफ है. अगर सेल वॉल में बड़े बड़े पोरेंस बन गए तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा, बैक्टीरिया विल डाइट. सो ये जो आपका जंक्शन है, this is the junction between one name and neg unit as well as junction between two peptide chain. This should be very tight, otherwise molecule will leak out from these junction. ये जो junction है दोनों क्या होने चाहिए? टाइट होने चाहिए, otherwise molecule क्या हो जाएंगे? अंदर से बाहर आ जाएंगे. So the junction between one name and neg unit to another name and neg unit as well as the junction between two peptide chain, that should be very tight, otherwise the bacterial cell will have a loosely formed cell wall and उससे आपका बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा. In this process, when one name and neg unit attaches to the another name and neg unit, this is known as, this process of attaching with one name and neg unit to another name and neg unit, this is known as glycosylation. The name of the process is known as glycosylation. What is glycosylation? Attaching of one name and neg unit to another name and neg unit, that process is known as glycosylation. याद रहेगा? So आप लिख भी सकते हैं चाहे तो यहाँ पे, बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखोगे, भी लिखोगे फिर मानोगे. And this is the second process where one peptide chain attaches to another peptide chain. This process is known as transpeptidation. Transpeptidation. For these two processes, we required specific enzymes. For the glycosylation, you required one enzyme. For the transpeptidation, you required one enzyme. So the enzyme which is responsible for the glycosylation process, that will be present on the surface of this nucleus here. This is the enzyme, and this enzyme is responsible for glycosylation. And name of this enzyme is glycosylase enzyme. Name of this enzyme is glycosylase, and this is the second enzyme here, and this enzyme is the second enzyme, and this enzyme is responsible for this process. जो हमने यहाँ लिखा था, and this enzyme is known as transpeptidation. Oh, sorry, enzyme का नाम लिखना है. So transpeptidase. Name of the enzyme is transpeptidase. Clear यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? No doubt. सिंपल सा है, रखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेप्स को याद रखना है, सिंपली अपने दिमाग में डालते जाना, याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है. नेम एंड न्यू यूनिट है, उनको एक्टिवेट करना है विद द हेल्प ऑफ यूडीपी एंजाइम, ऑटोमेटिकली पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन. देन large size है और highly charged, so they will not move out automatically, so we need a transporter, and name of the transporter is BPP, bactoprenol phosphate, throwing out this molecule from inside to outside. और वो अपने आप को क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे. अरेंज होने के बाद उनको क्या करना है? जॉइंट करना है, टाइट जंक्शन बनाना है. For the tight junction we require two types of enzyme. One is the glycosylase enzyme and second one is the transpeptidase enzyme. Glycosylase is responsible for the glycosylation, in which one name and neg unit attaches to the another name and neg unit, and the transpeptidase is the enzyme which is responsible for the transpeptidation, in which one peptide chain attaches to the another peptide chain, and bacteria will have a very strong and tight cell wall formation. This is the whole process for synthesis of bacterial cell wall.
I will mention here two more enzyme which is also very important. The first enzyme name is which is present again on the surface of the cell wall, and this is an enzyme which is present here. This enzyme is known as autolysin enzyme. Autolysin. What is the function of autolysin? So autolysin is responsible for the destruction of the bacterial cell wall. Autolysin क्या करता है? Bacterial cell wall को destroy करने का काम करता है. अब destroy क्यों करेगा? जब कोई सेल वॉल ओल्ड हो जाएगी और उसको ऑर्डर मिलेगा कि भी उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दो, तो ये जाके क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा. सो ऑटोलाइसिन इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द ऑटोलाइसिन. ऑटोलाइसिन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. क्यों? अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो ये सारी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा ऑटोमेटिकली और बैक्टीरिया अपने आप से मर जाएगा. So for the control of autolysin, again we have one more type of enzyme, and this is the enzyme which is known as, okay, this should be in the different color. Okay. So this is the enzyme, and this is known as the autolysin inhibitor. Understand whole the theory, and उसके बाद देखिए कैसे penicillin इतना intelligently work करता है. So there is a specific type of cell or the enzyme in the bacterial cell which is known as autolysin, and that is responsible for the destruction of a bacterial cell. That is autolysin, that is the cell or the enzyme which is totally controlled by this autolysin inhibitor. Means autolysin activity को control कौन करेगा? Autolysin inhibitor. Autolysin inhibitor will give the order to the autolysin कि आप अभी destroy करो, and it will automatically stop them कि अब नहीं करना है, बंद करो. ये control किसके हाथ में है? Autolysin inhibitor. Till now, if you have any doubt, you can ask. After that, I will mention here drugs. अब मैं drugs put करूंगा कि कौन सी drug जाके क्या करती है. ये clear है? ये क्या है? Normal cell wall synthesis process. अगर आपको ये बनाना है तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो फिर हम आगे move करते हैं. फुल फॉर्म इधर लिखा है, बाद में लिख लेना. अभी ये लिख लो, मैं इसको ऊपर कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा बाद. हाँ, चाय. यहाँ तक क्लियर है? अपने अंदर एक थ्योरी बनाओ, कैसे होता है वो सारा सीक्वेंस अपने अंदर डेवलप करो. इधर से देख के नहीं, अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करो. बहुत इजी प्रोसेस है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा. और रटने की कोशिश करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा. चलो हम तब तक गर्मी में और गर्म चाय पीते हैं थोड़ी देर. पी लें? हाँ बिल्कुल. दिस इज द फर्स्ट वन जो मैं आज पी रहा हूँ, बाकी नहीं पीता हूँ मैं. सर एक बार ग्लाइकोसाइलेशन और ट्रांसपेप्टिडेज में डिफरेंस बता दो. क्या है ग्लाइकोसाइलेशन? ग्लाइकोसाइलेशन मींस द जंक्शन बिटवीन one name and neg unit with other name and neg unit. That junction is known as glycosylation. And transpeptidation is the junction between two peptide chain. This is the difference between glycosylation and the transpeptidation. क्लियर है? ये मूव करें नहीं करें? अगर ये प्रोसेस आपने समझ लिया तो इसके बाद चार ड्रग का मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया. बना लिया? So what is the first step? Activation of a, you can also write ऐसे भी आप चाहे तो लिख सकते हो, आप चाहे तो. First step is the activation of name and neg unit by the enzyme UDP. The second step is peptide chain formation. Third step is moving out of these active molecule from inside to outside the cell with the help of BPP. Then arrangement of this molecule, and arrangement will have two types of process, that is one is transpeptidation and second one is glycosylation. You can mention about both. दोनों के बारे में लिखें. Transpeptidation means attachment of one peptide chain to another peptide chain, and glycosylation is attachment of one name and neg unit to other name and neg unit. हो गया तक? मूव कर दें? बना लिया? Remember the autolysin and autolysin inhibitor also. What is the function of autolysin? It destroys the cell wall, and autolysin inhibitor controls the activity of autolysin. That is the function of autolysin inhibitor. मूव करें? ये लिख लिया फुल फॉर्म?
Now we have the four drugs जो हमने कल भी पढ़ी थी, याद होगा. One is the beta lactam antibiotic. Other ones are cycloserine, bacitracin, and vancomycin. These are the four group of antibiotic which act by blocking the cell wall synthesis. ये कैसे काम करती है? Cell wall synthesis को block करके अपना action दिखाती है. So how they are blocking this cell wall synthesis? हमने पढ़ लिया cell wall कैसे बनता है. अब ये drugs इनको कैसे block करती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. Now we will start with one by one. The first drug जिसकी हम बात करेंगे, cycloserine. Name of the drug is cycloserine, and this is the drug which is having a beautiful cycle. जानते हो साइकिल देखा है? नहीं देखा है? आज देख लो, ऐसा ही होता है. It will be more beautiful, don't worry. अब यहाँ से, हाँ वाओ, बहुत है. So this is the cycle. Cycloserine नाम याद रखने के लिए, साइकिल याद रखने के लिए. And this cycle is also having a chain here. चेन भी होती है. चेन इसलिए क्योंकि ये चेन पे ही काम करती है. और चेन कौन सी? पेप्टाइड चेन. याद हो जाएगा. Cycloserine drug come on a cycle, अपने पेडल के साथ में साइकिल पे आती है. And it's slowly moving toward a drug. And this drug act on this process. The cycloserine drug which block the formation of a peptide chain. And when peptide chain is not formed, then the cell wall which attaches to one cell wall attached to another cell wall will be tightly or loosely attached with other cell wall, and उसकी वजह से cell wall weak होगा और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी. So this is the first drug mechanism of action. How the cycloserine work? The answer should be cycloserine block the formation of a peptide chain. So this is first drug. Which drug? Cycloserine. याद हो गया? चलो second drug की बात करते हैं. This is also a beautiful drug, but it is not having the cycle. It is moving in a public vehicle, and this public vehicle is known as bus. जानते हो? Bus. So this drug coming in a bus. बस के अंदर आती है. बस यानी bacitracin. Name of the drug is bacitracin related to bus. याद हो जाएगा. And it act on again B for bactoprenol phosphate. बताया था भी BPP, bactoprenol phosphate. So this drug very fastly moving toward this enzyme and block this enzyme. When the BPP enzyme is blocked, now the active molecule of name and nick with peptide chain is not thrown out from the cell wall. बाहर नहीं जाएंगे, और बाहर नहीं जाएंगे तो क्या सिंथेसिस होगा, और सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया. हमें वही तो ब्लॉक करना था. So this is the mechanism of action of second drug which is known by bacitracin in a bus. Clear? Next, the next drug, अरे पहले समझो, आप लोग बनाने पहले लगे रहते हो. Again the next drug, now this drug is coming in a old fashion किडनैप वाली वो वेन होती थी, याद है? किडनैप करने के लिए ऐसी एक वेन आती थी, फिल्मों में आती है वो वेन, वैसे मारुति वाली. So this drug is moving in a vein, and because of the name of this vein, this drug is known as vancomycin. नाम क्या है इसका? Vancomycin. So this is the drug which is moving toward this cell of the bacteria, and this vancomycin directly attack on this enzyme. ये drug किस पे जाके एक्ट करेगी? इस enzyme पे, and this enzyme is known as glycosylase enzyme. When the glycosylase enzyme is blocked, the which process is blocked? Glycosylation will block, and glycosylation is the formation, the attachment of one name and nick to another name and nick, और उनका attachment नहीं होगा, tight junction नहीं बनेगा. There will be a large size of pollen is there, and bacterial molecules will move out and bacteria will die. So this is the mechanism of third drug, vancomycin. याद हो गया तक? Yes? नहीं हुआ? एक और बार. Vancomycin bind on the glycosylase enzyme, and the glycosylase enzyme which is responsible for glycosylation, and glycosylation means attachment of one name and nick to another name and nick. तो ये attach नहीं होगा, दूर रहेगा, और फिर बीच में क्या रहेगा? होल रहेगा, उससे सारा सब्सटेंस बाहर, और बैक्टीरिया श्रिंक होकर क्या हो जाएगी? So this is the process of vancomycin. Clear? So क्वेश्चन आता है, vancomycin drug work in your body by blocking which enzyme or by blocking which process? Your answer should be glycosylation process. उसमें ऑप्शन होता है glycosylation, transpeptidation, oxidation, reduction और भी ऐसे. तो आंसर क्या लिखना वहाँ पे? Glycosylation या फिर glycosylase enzyme. Clear यहाँ तक? Next drug, the fourth one. The next fourth drug जिसकी हम बात कर रहे हैं और वही बचा है वो कौन है? पेनिसिलिन. पढ़ी वही ना मेन तो पेनिसिलिन. So पेनिसिलिन की बात करें, it is also very important drug, and ये drug किसी में नहीं आती क्योंकि ये वैसे ही पहुंच जाती है, बहुत डेंजरस टाइप की ड्रग है, किसी के साथ नहीं आती है, चल के आती है. So this is the penicillin. It's a smart penicillin coming with their 11 number vehicle with very happy face. Happy or sad? Happy. Okay. Now this penicillin move into your body and work on two processes. The first process, this penicillin block this transpeptidase enzyme. Penicillin block the transpeptidase enzyme. So when the transpeptidase enzyme is blocked, then the transpeptidation will block, and when transpeptidation is blocked, then the peptide chain will not attach with each other, and they will be loosely attached to each other. So cell wall will have a loose connection, and bacterial molecule product will come out and bacteria will die. So this is the first process. But very intelligently, this penicillin working in our bacteria, and that second part of this penicillin is this limb indicating a very long travel. So this moving through this gap, and it working on this enzyme. किस पे वर्क कर रही है? Autolysin inhibitor, not on autolysin. It is working on autolysin inhibitor enzyme. And when autolysin inhibitor is blocked, which one is completely free? Autolysin is free. And when autolysin is completely free, वो अपना काम करेगा. And what the function of autolysin?
destruction of cell wall, and autolysin start destroying all the cell wall, and when all the cell wall is destroyed then bacteria will die. So this is the very intelligent work done by the penicillin drug जो हम यहाँ बात कर रहे हैं. So ये होता है आपका सारा mechanism of action. बातों ही बातों में खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, याद भी हो गया आपको. चलो यार ये साइकिल पता नहीं चली, यहाँ लिख लेना क्या, साइक्लोसेरिन, ये बस पता नहीं चले तो यहाँ लिख देना है बेसिट्रेसिन, और इधर आप वेनकोमाइसिन लिख देंगे, वेनकोमाइसिन, एंड लास्ट क्या है इधर, पेनिसिलिन. सो अब आप, मैं चारों ड्रग का लिख देता हूं अलग अलग, इसमें तो करी थी हमने, पर वन बाय वन चारों ड्रग की बात करें. साइक्लोसेरिन ब्लॉक द पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन, देन बेसिट्रेसिन ब्लॉक द पैक्टोप्रिनोल फॉस्फेट, वेनकोमाइसिन ब्लॉक द ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस, एंड पेनिसिलिन ब्लॉक द ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड ऑटोलाइसिन इनहिबिटर एंजाइम्स. जो आपकी बुक में लिखा होता है वो इतना ही लिखा होता है, वो क्या है वो आपको इसमें समझ आ रहा होगा, आई होप आ रहा है. चलो लिख लिया, मैं लिखूं. सो ये इधर लिख देते हैं साइक्लोसेरिन, चार ड्रग थी. फर्स्ट इज साइक्लोसेरिन, कैसे काम करती है, ब्लॉक द पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन. अब अगर ये आप लाइन पढ़ते बुक में तो आपको कुछ समझ आता, अब कुछ चेन आएगी समझ में, हां वेरी गुड, कुछ तो अच्छा हुआ, पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन. सेकंड ड्रग आपकी बेसिट्रेसिन. सो दिस बेसिट्रेसिन ब्लॉक द बैक्टोप्रिनोल फॉस्फेट, clear, and then vancomycin is block the glycosylase enzyme, and blocking this enzyme lead to blocking of glycosylation. And the last one, penicillin, block the transpeptidase and autolysin inhibitor. क्लियर, अरे क्लियर है, मूव करें आगे. तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है. अगर आप कल बोलते थे कि सर पहला वाला ठीक था तो अभी हम पूरी पेनिसिलिन भी खत्म कर लेते हैं, एक ही लाइन में खत्म हो जाता, इतना नहीं करना पड़ता है. नीचे करें, है नीचे करना है, कहां तक, बहुत है पूरा, ये वाला भी, ये भी बनाना है, क्या करना है, फोटो लेना है, पिक्चर नॉट अलाउड. मेरी ये फोटोग्राफी अच्छा नहीं होता है, जो कुछ भी मैं बनाता हूँ वो अच्छा नहीं होता है बनाना, ऐसे अच्छा बनता नहीं है, ना अच्छा लिखा जाता है ना अच्छा बनता है. लिख लिया. So this is the mechanism of action of your cell wall synthesis inhibitors. सारी ड्रग का मैकेनिज्म एक ही साथ पढ़ लिया हमने, याद हो गया. वो करें नाउ, अब हम पूरा फोकस करेंगे एक ही ड्रग पर, वो कौन सी ड्रग है, पेनिसिलिन. बाकी ड्रग को मैं पढ़ाऊंगा बाद में. लिख लिया. द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन पढ़ेंगे, ये हटा दे, क्या करना है. और नेक्स्ट द क्लासिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन. ये स्लाइड बनाने वाले ने कुछ भी नहीं लिखा इस, वो करें. सो द नेक्स्ट इज, लिख लिया, बाकी घर पे पढ़ के आना है बचा हुआ जो. सो ये कंप्लीट हो गया. पेनिसिलिन इज द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक, और वो हमने देख लिया कैसे सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है. घर पे अपने हाथ से एक बार बनाना, बहुत इजीली आपको बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, और इसके सारे मैकेनिज्म आपके क्लियर हो जाएंगे चारों ड्रग के. नेक्स्ट अगेन क्लासिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन, और ये भी नहीं लिखा है, चलो लिखो, मैं ही लिखना पड़ेगा. क्लासिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, कौन कौन सा. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन. आ जाओ इधर ही वापस. अब इसको भी आपको याद करना है बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत सारी ड्रग्स आएगी, कैसे तो भी देखो कैसे लिखता हूं मैं, वैसे याद करना है. पेनिसिलिन रटना नहीं है. सो on the basis of the spectrum activity of the drug is having two type of spectrum. One is the broad spectrum and second one is the narrow spectrum. दो स्पेक्ट्रम होते हैं, बताया था कल, narrow spectrum and broad spectrum. तो क्या हुआ देखो, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में मैं लिखूंगा सारा. सो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, उन्होंने एक पेनिसिलिन डिस्कवर किया. दिस पेनिसिलिन स्ट्रक्चर जो हमने कल बनाई थी याद होगा, हाउस ऑफ द पेनिसिलिन विद अ जेल, याद है. दिस इज आर चेन, दिस इज द थायोजोल्टिन रिंग एंड दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग.
When this penicillin synthesized first time, the size of the penicillin is very large. And one more point जो आपको ध्यान रखना है, that is the size of the penicillin is totally depend on the length of this R chain. If the length of R chain is very long, the size of penicillin is also very large. And if the length of this R chain is very short, then the size of the penicillin is also very small. याद रहेगा? So initially when the drug was discovered, the length of penicillin, this R chain is like till this level, and due to this reason, this drug is very large size of drug. And कल मैंने बताया था, याद होगा, when you required effect of any drug, the drug should enter inside the bacteria and bind on the binding protein. याद है? बताया था या भूल गए? अरे पोरेंस के थ्रू अंदर जाएगी, बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड होगी, फिर उसको किल करेगी, अंदर जाना पड़ेगा। गेट है हमारा, ये घर का इधर हॉल का गेट है, गेट इतना सा लगा दिया आपको, बोले जाओ अंदर, तो वो नहीं जा सकता जो उसमें फिट नहीं हो रहा है। जो बड़े मोटे हैं वो नहीं जा पाएंगे, जो दुबले पतले घुस जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे था कि जो फर्स्ट पेनिसिलिन बनाया गया, which is also known as natural penicillin, वो साइज में क्या था, बड़ा था। इट इज नॉट एबल टू एंटर इन एवरी टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इट इज वेरी लिमिटेड टाइप ऑफ बैक्टीरिया थे जिसमें एंटर कर पाया, वो भी कौन से टाइप के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव। नाउ वन मोर पॉइंट अबाउट दिस पेनिसिलिन, दिस आर चेन ended here and this beta lactam ring is divided into two parts. इस रिंग को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। On this surface acid, on this surface acid, acid का मतलब HCl, हमारा जो JET के अंदर जो एसिड है HCl है, वो यहाँ पे आके क्या करता है, एक्शन करता है। Acid will work on this surface and when this ring, this part of the ring come in contact with acid, this will be destroyed. And when any part of this ring is destroyed, this antibiotic is completely dysfunctional, ये काम नहीं करेगी बात। It means अगर आप इस पेनिसिलिन को पेशेंट को orally देंगे, क्या ये पेनिसिलिन आपके पर्सन के अंदर वर्क कर सकती है? जैसे ही आप ओरल लगाएंगे, पेनिसिलिन क्या हो जाएगी, destroyed, because acid will destroy this part. So जब पेनिसिलिन दिया गया, पेशेंट को दे दिया, बना दिया ये पेनिसिलिन, और इसका नाम रखा पेनिसिलिन G, the first natural antibiotic अंदर पेनिसिलिन G बनाया गया। So ये एंटीबायोटिक जब पेशेंट को दिया, when this antibiotic was given to the patient and we are giving this antibiotic orally to the patient, this antibiotic completely destroyed by the or your GIT secretion and not absorbed in our GIT. तो साइंटिस्ट ने देखा प्रॉब्लम हो गई, तो लिमिटेशन क्या आ गई कि it is only available in IV injection form. You cannot give orally because it's destroyed by the gastric acid. So you only give the IV, and when we are giving IV, it will only work on one or two types of bacteria which having large size of orange. बाकी पे काम नहीं करता। तो फिर प्रॉब्लम हो गया, सिर्फ एक बैक्टीरिया के लिए इतना बड़ा पेनिसिलिन बना के क्या करना है, तो कुछ तो करें। तो इसमें साइंटिस्ट ने थोड़ा और सोचा, दिमाग लगाया, अगर इस एंटीबायोटिक को ओरली देना है तो आपको क्या करना होगा, क्या लगता है आपको? इफ दिस एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड ओरल, देन क्या ऑप्शंस है हमारे पास? एंटासिड दे दे साथ में, और एंटासिड देने से कोई पूरा एसिड खत्म नहीं होता है। द मेन थिंग जो हमें याद रखनी होगी ध्यान, वो दैट इज ओनली वन ऑप्शन कि आप इसके ऊपर क्या करें, आप प्लास्टिक रैप करवाएं, प्लास्टिक की थैली लगा दें, कवर कर दो इसको पूरा, और जब हम इसको कवर कर देंगे तो क्या ये एसिड के कांटेक्ट में आएगी? बट प्लास्टिक तो लगा नहीं सकते ऐसे, है? तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, द इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस आर चेन, आर चेन की लेंथ को यहां तक लेके आ गए। नाउ आर चेन कवरिंग द बीटा लैक्टम रिंग पार्ट व्हिच डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड, जो एसिड से डिस्ट्रॉय होता है उस पार्ट को क्या कर दिया, आर चेन ने कवर कर दिया, और उससे क्या हो गया, एसिड से डिस्ट्रक्शन अब नहीं होगा। और इस कंडीशन में जो पहली एंटीबायोटिक थी उसके कंपैरिजन में हमारे पास एक और एंटीबायोटिक आ गई, एंड दिस एंटीबायोटिक इज नोन एज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन V. So this is the first difference or first MCQ exam आता है, which of the following type of antibiotic is given orally or which of the following antibiotic is not given orally? The answer should be penicillin G is not given orally, but penicillin V can be given orally. And why we are giving V orally and why we are not giving G orally? Answer I think आपको समझ में आ गया। Yes, समझ गए? But अभी भी इश्यू क्या था कि एक और पार्ट हमने अभी तक उसका डिस्कशन किया ही नहीं है। वो पार्ट क्या है? इसके पास वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। भाई यहाँ भी तो कुछ होता होगा। So on this part acid will work and this part is for bacteria. यहाँ पे किसका काम है? बैक्टीरिया का। ये एक नेचुरल रेस्पॉन्स होता है कि जब आपको कोई हार्म करने की कोशिश करता है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, या तो रेजिस्टेंस दिखाओगे या उसको हार्म करोगे, या नहीं करोगे, कर ले, मार ले, मारना है ले। गांधी जी तो ये किया तो दूसरा और ले इधर भी लगा, ऐसा नहीं करते हम। आप क्या करोगे, उसको भी हार्म करेंगे, यही करते हैं। सो यहाँ भी सेम कंडीशन, आपने मेरे को एंटीबायोटिक दिया, पेनिसिलिन वी दे दिया ओरली, अंदर गया, एब्जॉर्ब हो गया, अंदर जाने के बाद उसने किसको मारा, बैक्टीरिया को मारा। जब बैक्टीरिया को मारा तो बैक्टीरिया को आया गुस्सा, और बैक्टीरिया ने अपना क्या दिखाया, रेजिस्टेंस अपना, उसने बोला रुक तेरे तो मैं भी आता हूं। सो जब फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन भी दिया गया एंड व्हेन इट स्टार्टेड किलिंग द बैक्टीरिया, द फादर ऑफ ऑल द बैक्टीरिया, जिनका सुप्रीम लॉर्ड था, उसने एक मीटिंग रखी, एंड मीटिंग में उसने बोला कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा आ रहा है जो हमें क्या कर रहा है, मार रहा है, हमारे बच्चों को, छोटे सबको, मासूमों को मारे जा रहा है, हमें उसके लिए क्या करना है, रेजिस्टेंस लेके आना है। हाउ दिस पेनिसिलिन हैव द रेजिस्टेंस फॉर बैक्टीरिया, देखें। सो बैक्टीरिया ने क्या किया, ये है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कोई सा भी मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव, बैक्टीरिया ने अपनी सेल को बोला कि आप एक स्पेशल टाइप का क्या रिलीज करो, केमिकल, क्या रिलीज करना है, केमिकल। और ये केमिकल जैसे ही वो ड्रग हमारे पास आती है उसके ऊपर पूरा स्प्रे कर दो, जैसे मच्छर के लिए होता है, मच्छर आते ही स्प्रे कर दो, मच्छर मर जाएगा। इसको क्या बोला बैक्टीरिया की सेल को, यू शुड प्रिपेयर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल, दैट केमिकल शुड डिस्ट्रॉय दिस पेनिसिलिन। सो ये जो केमिकल बना नया, इस केमिकल ने क्या किया, देखो, दिस केमिकल मूव टुवर्ड दिस एंटीबायोटिक एंड दिस केमिकल एक्ट ऑन दिस पार्ट। जो सेकंड पार्ट था वो किसके लिए था, बैक्टीरिया के केमिकल के लिए था। एंड व्हेन दिस केमिकल came in contact with this beta lactam ring, this ring will be destroyed and now drug will ineffective in our body, bacteria will have permanent resistance for penicillin V. प्रॉब्लम हो गया, हुआ नहीं हुआ, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बैक्टीरिया फिर से जीत गया। पहले साइंटिस्ट ने कुछ किया और खुश हुआ, लेकिन बैक्टीरिया ने क्या रिलीज किया,
केमिकल, और केमिकल निकाल के रेजिस्टेंस कर दिया, आपकी एंटीबायोटिक को फेल कर दिया, बैक्टीरिया का पिताजी खुश हो गया, मजे हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता है, हम बच गए। दिस केमिकल व्हिच इज वर्किंग ऑन व्हिच रिंग? बीटा लैक्टम रिंग, दैट्स व्हाई दिस केमिकल इज नोन एज बीटा लैक्टमेस। नेम ऑफ दिस केमिकल इज बीटा लैक्टमेस। अगली बार जब भी बीटा लैक्टमेस वर्ड आएगा तो याद क्या रखना है, दिस इज एन केमिकल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, एंड दिस बीटा लैक्टमेस a bacterial chemical product destroying our beta lactam ring of which drug? Penicillin. That's why it is also known as penicillinase. Penicillinase. So दोनों ही एक ही बात है, beta lactamase और penicillin, both penicillinase both are the same, and these two are the bacterial chemical product which is destroying beta lactam ring. अभी यहाँ तक कौन जीत रहा है? बैक्टीरिया। तो फिर मीटिंग कौन करेगा? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने बोला चलो हम मीटिंग करते हैं, बैक्टीरिया ने कर ली, अब हमारी बारी। साइंटिस्ट ने बोला प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है, वी डोंट हैव अ प्रोटेक्शन, दैट्स व्हाई दिस केमिकल अटैकिंग ऑन आवर बीटा लैक्टम रिंग। अभी ऑप्शन क्या बचा? बढ़ा दो इसकी साइज, यहां तक ले आओ, फिर क्या करेगा देखते हैं। सो नाउ दिस आर चेन कंप्लीटली कवरिंग द आर चेन कंप्लीटली covering the beta lactam ring. So when bacteria produce beta lactamase or penicillinase, now this beta lactamase or penicillin will not attack on our beta lactam ring, and जब इस पे अटैक नहीं करेगा तो फिर वो बैक्टीरिया को ड्रग क्या कर देगी? किल। और इस बार फिर कौन जीत गया? ड्रग। तो बैक्टीरिया हार गया कि उसका बीटा लैक्टमेस फेल हो गया, केमिकल फेल हो गया। सो मैंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट बोला था कि द साइज ऑफ दिस ड्रग इज टोटली डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ आर चेन। नाउ द लेंथ ऑफ आर चेन इज लॉन्ग और शॉर्ट? नाउ इट इज वेरी लॉन्ग, एंड ड्यू टू वेरी लॉन्ग लेंथ ऑफ दिस आर चेन, नाउ दिस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज वेरी बल्की एंटीबायोटिक, मोटा हो गया, बल्की हो गया, पिताजी बूढ़े हो गए, ऐसे मोटे हो गए। पेनिसिलिन इज नाउ वेरी बल्की, पेनिसिलिन बन गया मॉडरेट से भी बल्की, पहले मॉडरेट था, अब ये क्या हो गया? बल्की पेनिसिलिन हो गया, मोटापा आ गया इनको। अब जब लार्ज साइज पेनिसिलिन या बल्की पेनिसिलिन हो गया तो क्या ये किस हर एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकता है? इट इज नॉट एबल टू एंटर इन all size of the bacteria, it is only able to enter in one group of bacteria. एक ही ग्रुप था जिसपे एंटर कर सकता था और वो था स्ट्रेप्टोकोकल। इट इज ओनली एबल टू, ग्राम पॉजिटिव में भी एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकल। सो दिस बल्की एंटीबायोटिक इज ओनली एबल टू एंटर इन द स्ट्रेप्टोकोकल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी स्ट्रेप्टोकोकल पेनिसिलिन। अब मैं सारा लिखाऊंगा, अभी आप सीक्वेंस समझते जाओ, एक बार देखो क्या क्या वजह होते हैं पेनिसिलिन के बैक्टीरिया क्या लड़ाई होती है वो देखो। स्टोरी सुनो, लिख रहे जा रहे हैं, लिखे कुछ नहीं, मैं सब लिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। सो बल्की पेनिसिलिन जो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया पे वर्क कर सकता है उसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकल। और उसको किल करेगी तो उसका नाम क्या हो गया? एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबायोटिक, सो द एंटी स्ट्रेप्टोकोकल पेनिसिलिन। The problem is कि we made a huge size of penicillin, इतनी बड़ी पेनिसिलिन, इतनी बड़ी डिस्कवरी करी, and that penicillin is working on a single group of bacteria. इतना बड़ा क्लासरूम बनाया और एक कोई बिठा के मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, क्या बेनिफिट है उसका? फिर कुछ है बेनिफिट? है इतना चार सब कुछ कर दिया फैसिलिटी, एक स्टूडेंट बेटा मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, है वो मेरी फीस ही नहीं दे पाएगा। सो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? सो क्या ये पेनिसिलिन काम की है जो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया को मार रही है, इतनी बड़ी डिस्कवरी करी, एंड इट इज ओनली किलिंग वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। सो यहाँ पे भी साइंटिस्ट को फिर क्या करना पड़ा? सोचना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि बैक्टीरिया ने अपने पोरेंस को क्या कर रखा है? नेरो। अगली स्टेज में क्या किया बैक्टीरिया ने अपने पोरेंस को? आपने उसको मारने से केमिकल को तो फेल कर दिया, तो उसने क्या किया? पोरेंस को नेरो कर दिया। नेरो कर दिया तो हमें एंटीबायोटिक और क्या बनानी पड़ेगी? छोटी। और छोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर चेन को सोर्ट करना पड़ेगा। अब लो आर चेन सोर्ट करते हैं, देखो क्या होता है। ये आर चेन आपने कर दी सोर्ट, ये आपका घर, ये आपका बीटा लैक्टम और ये आर चेन। नाउ वी डिक्रीज द साइज ऑफ आर चेन। ये बल्कि जो पिताजी थे मोटे पिताजी, उनके हो गए स्लिम फिट एंटीबायोटिक, उनकी बच्ची हुई और बिल्कुल दुबली पतली स्लिम फिट बेटी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? दिस आर चेन इज वेरी सोल्ट, एंड नाउ दिस होल बीटा लैक्टम रिंग इज एक्सपोज्ड। पूरी बीटा लैक्टम रिंग क्या हो गई? एक्सपोज हो गई। अब इसके ऊपर गैस्ट्रिक एसिड भी काम कर सकता है, किल कर सकता है। बैक्टीरियल केमिकल विल आल्सो किल दिस एंटीबायोटिक। भाई जब स्लिम फिट एंटीबायोटिक की तरह जब स्लिम फिट जो इनकी बेटी बाहर निकली तो बहुत सारे बदमाशों ने क्या किया? प्रॉब्लम क्रिएट किया, छेड़ना स्टार्ट किया। तो भाई पिताजी को आया गुस्सा, पिताजी ने बोला अब रुको तुम। तो पिताजी ने इसके साथ क्या भेज दिया? एक गन देके बॉडीगार्ड भेज दिया। दिस इज द बॉडीगार्ड विद अ लोडेड गन। कोई भी आए इसको खत्म पहले। सो दिस एंटीबायोटिक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सेफ होगी किससे? बॉडीगार्ड से। यानी बैक्टीरिया का केमिकल आएगा उसको भी ये बॉडीगार्ड खत्म कर देगा, और आपका गैस्ट्रिक एसिड आएगा उसको भी क्या करेगा? खत्म कर देगा। और ये पेनिसिलिन की साइज भी क्या हो गई? स्मॉल हो गई। सो इट इज वेरी इजीली एबल टू इन मूव इनटू द बैक्टीरिया एंड किल देम। सो दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो ये इजीली एंटर करके किल कर सकते हैं इनको बोलते हैं एक्सटेंडेड पेनिसिलिन। बट जब आपने एक्सटेंडेड पेनिसिलिन भी दिया, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया ने एक बैक्टीरिया को अपना बचा ही लिया जो उनके सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी थे, उनको मारने नहीं दिया। इनको तो मैं नहीं मारने दूंगा। कैसे? क्या ऑप्शन बचा बैक्टीरिया के पास? सो देयर इज वन ओनली ऑप्शन कि अपने पोरेंस को बिल्कुल ऐसा कर दें कि अंदर जा ही नहीं सके। सो उसने और ज्यादा पोरेंस को नैरो किया, हमने और ज्यादा चेन को छोटा कर दिया, और हमने एक और पेनिसिलिन बना दी व्हिच इज नोन एज वेरी एक्सटेंडेड पेनिसिलिन, एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया व्हिच इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय दिस एक्सटेंडेड पेनिसिलिन, दैट इज कौन सा बैक्टीरिया बचा? द नास्टी बैक्टीरिया, that is Pseudomonas. The Pseudomonas is not killed by this extended or the previous antibiotics. This only killed by the last one, which is very extended penicillin. किसको kill करती है वो? Pseudomonas को, and that's why very extended penicillin is also known as anti-Pseudomonas antibiotics. So these are the four group of antibiotic. I hope कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं इधर लिखता हूँ penicillin. This penicillin is divided into two types on the basis of spectrum activity. That is the narrow spectrum and broad spectrum. Narrow spectrum and broad spectrum. Narrow spectrum further divided into two types. That is the natural penicillin
And the next one is the very very narrow spectrum penicillin, very very narrow spectrum penicillin. This very very narrow spectrum penicillin is also known as anti स्ट्रेप्टोकोकल. अभी तो पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकल, ऐसे मिक्स नहीं करो, अभी तो पढ़ाया मैंने, 1 मिनट नहीं हुआ पहले. एंटी स्ट्रेप्टोकोकल पेनिसिलिन. द एग्जांपल्स इन द नेचुरल पेनिसिलिन आर, क्या एग्जांपल है अभी दिखाया था, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ natural penicillin. What is the difference between G and E? V, sorry, G and V? The natural penicillin G cannot be taken orally because it is destroyed by gastric acid, but natural penicillin V can be taken orally as well as IV or IM because it is not destroyed by gastric acid. और क्यों नहीं होता है समझ में आ गया? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि which of the following types of penicillin is having gastric acid resistance, तो आंसर क्या लिखोगे? Gastric acid resistance means होता है जो gastric acid से destroy नहीं होती है. The antibiotic which is not destroyed by gastric acid is known as having gastric acid resistance. So answer is penicillin V. In anti-streptococcal or the very very narrow spectrum penicillin, here we have the naphthalene, fluoxetine, dicloxacillin, oxacillin. These all are the example of very very narrow spectrum or the anti-streptococcal antibiotics. That is the naphthalene, fluoxacillin, dicloxacillin, oxacillin, and one more example is methicillin. Naphthalene is the antibiotic which is very effective against against the streptococcal group of bacteria. But this antibiotic is having two specific side effects, which is known as the nephritis and the neutropenia. It is responsible for the two specific side effects. It causes nephritis and for naphthalene and for nephritis, kidney damage, as well as it is also known for the neutropenia. Neutropenia means decrease neutrophils. WBC को क्या कराती है? कम करती है, इन्फेक्शन करवाने के चांसेस बढ़ाती है. And methicillin is also type of nephrotoxic drug. These three drugs are can be given orally. All the drug which having O, cloxacillin, dicloxacillin, oxacillin, O means oral. So these drug can be given orally. These are also having resistance for gastric acid. वो करें, ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया आपका? नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कंप्लीट. यहाँ पे यहाँ तक क्लियर. अब हम बात करेंगे कौन सा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम. सेकंड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम. So broad spectrum again divided into two types, that is extended penicillin and very extended penicillin. Extended penicillin जो मैंने बताई थी कि in the group of antibiotic where we decrease the size of R chain, और उससे क्या हो गया, एंटीबायोटिक का साइज डिक्रीज हो गया, that is the extended penicillin. And the group of antibiotics in this group is amoxicillin and ampicillin. These are the smart slim fit doters, and the clavic acid or the tazobactam होता है और salbactam. These are the bodyguard जो आपने एंटीबायोटिक में देखा होगा. एंटीबायोटिक is always like amoxicillin is always available with clavonic acid. It is not available plain. It is always available with clavonic acid. तो amoxicillin तो एंटीबायोटिक है, उसके साथ में बॉडीगार्ड कौन है? क्लावनिक एसिड. जो मैं बॉडीगार्ड बोल रहा था वो क्या है? क्लावनिक एसिड को आपने ऐड किया उसके साथ, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? When we are combining two drugs together, that is known as synergistic. तो मैंने उसमें एग्जांपल भी लिखाया था, the tazobactam with piperacillin लिखा था. So piperacillin is an antibiotic and tazobactam is an bodyguard. लिख लिया. Extended penicillin, बताओ कुछ तो बताओ रे. पिपरासिलिन कल बताओगे? हाँ नहीं बताओगे? कार्बोसिलिन, ओ भी तो सारा क्लियर हो जाता. पिकासिलिन. So these are the very slim and very intelligent group of antibiotic which came in a car, carbosilin in car with a lid with a pipe, iron pipe or whatever other metal pipe, and with the pipe they kick out the bacteria, kick out picasilin. These are the three group of antibiotic. This group of antibiotic also effective on which group of bacteria? Pseudomonas. That's why it is also known as anti-pseudomonas. And Pseudomonas is a nasty bacteria which is recognized by the presence of green pus. Any type of wound which is having green pus, that is an indication that the bacterial infection is the Pseudomonas infection. And immediately start which group of antibiotic? Very extended penicillin. I think अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम कौन सी ड्रग देंगे जब पेशेंट को ऐसा हो रहा होगा. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं. डाउट तो वैसे कुछ होगा नहीं आपको. यू आर वेरी इंटेलिजेंट, नो डाउट, नथिंग. यस, मूव करें, मूव करें. एक बार फिर से रिपीट करें. ये तो नाम है, इनको रिपीट करने से क्या होगा? So there are two types of penicillin. One is the narrow spectrum and second one is the broad spectrum. Narrow spectrum means the group of antibiotic which are working on few number of bacteria. That is narrow spectrum. And antibiotic which is working on multiple group of bacteria, that is known as broad spectrum. Narrow spectrum divided into two types. First group which is सबसे पहले जो बना था, that is the first group natural penicillin. And there are two examples, the penicillin G and penicillin V. Difference I already cleared. G is destroyed by the gastric acid, but V is not destroyed by gastric acid. So penicillin G अगर आपसे पूछे कि कौन से रूट से देनी है,
So it should be given parenteral route only, IV or IM. But penicillin V can be given through oral, IV or IM. Clear? The second group is the very narrow spectrum penicillin. It is very narrow spectrum because it only effective on one group of bacteria, because we increase the length of our chain and size of the antibiotic will also increase. So it only effective on which group of bacteria? The name of bacteria is streptococcal, and that's why it is known as anti-streptococcal antibiotic. Examples are napsylin, methicillin, cloxacillin, dicloxacillin, oxacillin. These are the example of the very narrow spectrum. Then broad spectrum. In broad spectrum, you require an antibiotic with other group of drug which protect you antibiotic. जो मैंने बॉडीगार्ड का नाम लिया, वो एक दूसरी ड्रग है जो आपकी एंटीबायोटिक को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी. तो आपको दो ड्रग चाहिए होगी यहाँ पे. एक तो हमने लिख दी एंटीबायोटिक, इसके साथ वाला मैं अभी आगे लिखूंगा. So first is extended penicillin, two example amoxicillin and ampicillin, and in very extended penicillin, three example ticagrelin, carbapenem and piperacillin. And these three are also effective on the nasty bacteria Pseudomonas, and that's why it is known as anti-Pseudomonas antibiotic. Clear? Next. हाँ? ऊपर वाला उसमें क्या है? वो तो खेल था, कुछ नहीं. बैक्टीरिया का और उसकी फैमिली की लड़ाई थी बस, और कुछ नहीं. ये वाला, ये तो आप घर पे बैठ के अपने हिसाब से बनाना, बैठ के खेल बनाना पूरा. पहले आया, फिर हमने क्या किया, फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्या, ये वाला. चलो बनाओगे. सो मैंने ये बनाया, पहले बनाया हमने एंटीबायोटिक जो नेचुरल बनाया, दोनों ही पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी. उसके बाद इनके साइज को बनाया तो क्या बन गया? बल्कि पेनिसिलिन, यानी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम. ऊपर करें. जब ये बल्कि बना तो सिर्फ किस पे काम किया? स्ट्रेप्टोकोकल पे से नाम दे दिया एंटी स्ट्रेप्टोकोकल. फिर इसकी साइज को कम किया, साइज को कम किया तो प्रॉब्लम क्या हो गया? छोटा हो गया, लेकिन साथ में हमें बॉडीगार्ड चाहिए क्योंकि ये किसी से भी परेशान हो गया. फिर हमने आगे एक बैक्टीरिया बच गया, उसको किल करने के लिए हमने क्या बनाया? वो तो है नहीं इसमें लिखा नहीं, स्यूडोमोनास. चलो ये हो गया, खत्म. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट. नेक्स्ट टाइप्स. तो एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग इनके टाइप्स नाम से, तो वो भी पढ़ लेते हैं. कुछ एंटीबायोटिक जो ओरल एक्टिव होती है, कुछ एंटीबायोटिक जो ओरल नहीं होती है, कुछ रेजिस्टेंस दिखाती है, कुछ अलग होती है, तो वन बाय वन देखते हैं. सो फर्स्ट इज oral active penicillin. Oral active penicillin, and for the remember of this oral active penicillin, you remember the simple trick, vodka. Vodka can be taken orally because these are the oral active penicillin. V for penicillin V, जो मैंने समझाया concept, oxacillin, dicloxacillin, cloxacillin and the amoxicillin, जो याद है अभी बताए थे सारे. So ये है penicillin V, oxacillin, dicloxacillin, cloxacillin and amoxicillin. So these all are the example of oral active. सब में आपको O मिल रहा है पहले तो, और penicillin V के बारे में मैंने बता ही दिया. तो ये सारी एंटीबायोटिक कौन सी है? ओरल एक्टिव पेनिसिलिन. आज कोई ऐसा तो नहीं जो पहली बार आया है? हैं? चक्कर तो नहीं आ रहे उसको? कोई है जो फर्स्ट टाइम आया आज? कोई नहीं है? सब पूरा नहीं है? एक भी नहीं आया? 2-4 दिन बाद आते हैं एडमिशन होने के बाद. हैं, 2-4 दिन एडजस्ट हो जाते हैं. कल भी तो एडमिशन किया हमने, वो कहाँ गए? आए नहीं आज? यार डर रहे हैं? अरे डरो मत, हाथ खड़े करो. हाँ उधर बैठे हैं. आ रहा है कुछ समझ में? हैं? पेनिसिलिन पढ़ा रहे हैं, हम पता है. सो आप लेट आए हैं, थोड़ा बेस जल्दी स्टार्ट हो गया था, बीच में है, लेकिन फिर भी आई थिंक समझ में तो आ ही जाएगा क्योंकि पेनिसिलिन ही पढ़ा रहा हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, इसमें ड्रग्स होती है सारी. क्लियर? ये मूव करें आगे. द नेक्स्ट इज द ड्रग व्हिच इज हैविंग लेस ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की बात करें, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस से पेनिसिलिन. अब आपसे पूछ ले व्हाट इज पेनिसिलिनेज. So it is a type of chemical which is produced by bacteria responsible for killing the or destroying the beta lactam ring. beta lactam ring को destroy करता है. तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन. इसका मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी पेनिसिलिन है जो इस बैक्टीरिया के केमिकल से डिस्ट्रॉय नहीं होती है. The types of penicillin which is not destroyed by the bacterial chemical, that group of antibiotic come under the penicillinase resistant penicillin. And to remember this group of antibiotic, you simply remember the condom. And the name of the antibiotics are the cloxacillin, oxacillin, napsylin, then dicloxacillin, O for again oxacillin, and M for methicillin. So these are the group of antibiotic which is responsive, which is come under the penicillinase resistant penicillin. Penicillinase resistant penicillin. Like amoxicillin, ampicillin, they are not penicillinase resistant antibiotic. उनको रेजिस्ट करने के लिए आपको साथ में अदर ड्रग देना होगा. टिकास्लिन, कार्बापेसिन और पिपरासिलिन आर आल्सो नॉट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस. उनमें भी आपको एक्स्ट्रा आपको ड्रग देना होगा. बट द सेकंड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक हमने देखा था, याद है? वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, जहां पे आर चेन हमने पूरा कवर किया था. दैट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक इज ओनली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक. अदर ऑल आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के अंदर नहीं होगा, वो सारी पेनिसिलिनेज से डिस्ट्रॉय हो जाती है. उनके लिए या तो आपको ज्यादा ड्रग देंगे या कुछ और आप करना पड़ेगा. तो ये है सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग जो हमने लिखी थी सारी. देखा, ये सारी तो लिखी थी, और वेरी नैरो स्पेक्ट्रम में ये एग्जांपल है सारे जो सेकंड ग्रुप में लिखा था. देन द नेक्स्ट the types of drug which is destroying the penicillinase. जो किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? पेनिसिलिनेज को डिस्ट्रॉय करें. पेनिसिलिनेज क्या है? बैक्टीरियल केमिकल. और उसको डिस्ट्रॉय करने वाली ड्रग को हम क्या बोलेंगे? एंटी पेनिसिलिनेज, और वी कैन से एंटी बीटा लैक्टमेज. तो थर्ड ग्रुप कौन सा है? एंटी पेनिसिलिनेज. सो एंटी पेनिसिलिनेज और वी कैन से बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर. ये आप क्या लिख सकते हैं? एंटी पेनिसिलिनेज. एंड टू रिमेंबर दिस थ्री ड्रग, दैट इज द एसटीसी. एसटीसी जानते हो? आजकल बीएसटीसी होता है, पहले एसटीसी होता था, टीचर ट्रेनिंग होता था.
सो वो है कुछ ऐसा कोर्स होता है स्टेट टीचर कंप्लीट कोर्स. साल्बेक्टम, एजोबैक्टम एंड क्लावनिक एसिड. Like this is the just for example, this is the cloxacillin, and you are giving this antibiotic to a patient with bacterial infection. Bacteria is producing a chemical. Bacteria क्या कर रहा है? Chemical produce कर रहा है, which is known as penicillinase. Now this chemical is moving toward this antibiotic and move here, but this R chain is not allowing this penicillinase to bind on this ring. इस पे bind होने से इसको allow नहीं कर रहा है, so it will move like this and go back, वापस चला जाएगा और आपकी antibiotic को destroy नहीं करेगा. Means this antibiotic is having a resistance for this chemical, and that's why it is known as penicillinase resistant penicillin. Clear? But in the next group of antibiotic, next group of drug जो हम बात कर रहे हैं, like this is the drug, and for example this is a piperacillin, piptas. When you giving piptas to any patient, this piptas is present in my body, and this bacteria is producing again chemical. Now this chemical will move toward this beta-lactam ring and easily bind on here and destroy it. So your peptide will be destroyed. Peptide is not having any resistance for this penicillinase. लेकिन हमें peptides को destroy नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे? We will add one more drug here, and like one example लेते हैं यहाँ से tazobactam. Tazobactam. Now you given these two drugs together to the patient. Peptides working in bacteria and this tazobactam fighting with this chemical and destroy this chemical. ये tazobactam क्या करेगा? इस chemical को destroy करेगा, and that's why it is known as anti-penicillinase, or we can say anti-beta-lactamase or the beta-lactamase inhibitor. यानी ये जो drug हम तीन लिख रहे हैं ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये है किसको destroy करने वाली? बैक्टीरिया के chemical को kill करने वाली. 3 drugs: salbactam, tazobactam and the piperacillin. Oh sorry, clavonic acid. Clear? The next is the long-acting penicillin. Long-acting penicillin. So in few patients, like in case of rheumatoid arthritis, rheumatoid या rheumatic arthritis, जानते हो? In case of rheumatic arthritis, severe inflammation of the joint, bacterial infection, so person is not able to walk. Person को बहुत pain होता है, ऐसे चल नहीं सकता, ऐसे होता है, बहुत severe pain होता है, joint pain. Now, if this patient required management of this bacterial infection and require antibiotic for every day, penicillin देनी है या कोई भी drug देनी है, every day you require BD or TDS. So patient need to admit in the hospital either, or we can say patient have to go every day in the hospital for the antibiotic. So एक normal patient जिसको सिर्फ arthritis है, उसको हम admit नहीं करते हैं, क्योंकि उसको कोई other infection, other कोई problem नहीं है. Arthritis is a common problem and that can be treated at house home also. So उसको admit नहीं किया जाता है. Second thing, if you call the patient for every day in the hospital, it is very difficult for the patient to walk with this painful joints. ऐसे walk करके आना possible नहीं है. Then वहाँ हम क्या करेंगे? We will give the patient to a long-acting form of penicillin. And this long-acting form of penicillin is also known as the depot preparation. This is known as depot preparation. Depot preparation means this drug will deposit in your tissue. Drug will deposit in your muscle tissue, and then muscle will release the drug slowly to your body every day, and drug will act for a long time of period, and that's why it is known as long-acting drug. For the formation of depot drug, you required this is the penicillin, but this penicillin is short-acting, not a long-acting penicillin. To increase the duration of this penicillin should be added with some other chemical. Like if we add the benzathine with this penicillin, the new drug will be the benzathine penicillin. Or if we add procaine, this procaine penicillin. So दो antibiotic बनती है जिसको हम बोलते हैं long acting penicillin. One is the benzathine penicillin and second one is procaine penicillin. The two types of penicillin. Benzathine penicillin, which is the longest acting penicillin, and it will be work in your body for 4 weeks. That will be 28
days. एक इंजेक्शन, वन इंजेक्शन वर्क फॉर 28 days. 1 month वन इंजेक्शन. वंस इन अ मंथ लगाया जाता है इंजेक्शन. अदर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक जो दूसरा आपको इसमें लिखना वो कौन सा है? हाँ, ये बेंजाथाइन हम कहाँ यूज करते हैं अभी बताया मैंने. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रोमेटॉइड आर्थराइटिस. सेकंड एंटीबायोटिक का ग्रुप आप याद रख सकते हैं वो कौन सा है? प्रोकिन, पेनिसिलिन. दोनों में से पूछे कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन है तो आंसर लिखना है बेंजाथाइन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग. अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों है तो आंसर क्या देना है? बेंजाथाइन पेनिसिलिन. क्लियर हो गया? मूव करें. नेक्स्ट मूव करें. लिमिटेशन तो ऑलरेडी लिखा नहीं है, पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी, सब लिखा है आपने, सब देखो अभी लिखा सारा. फर्स्ट लिमिटेशन इट ओरल इनएक्टिव ड्यू टू डिस्ट्रक्शन बाय गैस्ट्रिक एसिड. अभी पढ़ा है पूरा डिटेल में, इतना सारा पढ़ा है मैंने, ये एक लाइन नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा. तो वापस इसको ये बोलना चाह रहा है कि पेनिसिलिन जी के साथ क्या क्या लिमिटेशन है जो सबसे पहले बना था. तो पहला लिमिटेशन है कि इट इज ओरली इनएक्टिव. एंड क्यों इनएक्टिव है? Because it is destroyed by the gastric acid. That's why it is not given orally. It is only available in parenteral form. The second point, short acting action. Drug action is very short acting because it is destroyed by the bacterial chemical also. When you give drug to the patient, the bacterial chemical destroy it. Bacterial chemical destroy beta lactam easily and drug will destroy it very easily. So it is very short acting drug. And the next one is it is destroyed by beta lactamase enzyme. अभी बताया था beta lactamase और other name of beta lactamase is penicillinase. कौन destroy करता है drug को? So it is destroyed by the beta lactamase or penicillinase. To prevent the destruction of this beta lactam ring, we can either increase the length of R chain or we can add anti-penicillinase drug in the antibiotic. दो ऑप्शन है आपके पास जो हम अगले एंटीबायोटिक के साथ किया था दोनों में. Next, it is produce a hypersensitivity reaction. So very important. All the types of penicillin or the beta lactam group of antibiotic will produce a high tissue reaction or we can say hypersensitivity reaction, and these drugs should not be given without AST allergic skin test के बिना कभी भी penicillin या कोई भी beta lactam group की antibiotic patient को provide नहीं करना. You should go for first allergic skin test and then give the antibiotic. The next is, so these are the limitation which is related to penicillin G. So hypersensitivity के लिए क्या करना है? Allergic skin test करना है. क्लियर? मूव करें. लिखोगे इसको भी नहीं मानोगे. क्यों पेपर खराब करने हैं? आप लोग रिवीजन तो करते नहीं हो. कल मैंने इतना बोला पढ़ गया ना, सारे क्वेश्चन आ गए, आपको कोई डाउट था ही नहीं है. कोई बात नहीं, मैं कल भी बोला था 20 क्वेश्चंस मैं दूंगा और 20 में से 20 नंबर्स तो आपके उसमें आने चाहिए, बाकी में भी बराबर आने चाहिए, क्योंकि आपको कुछ डाउट ही नहीं है तो फिर नंबर तो पूरे आएंगे. यस. सो आई थिंक आई विल प्रोवाइड 50 to 60 एमसीक्यू फ्रॉम दिस फार्माकोलॉजी एंड यू विल गिव ऑल द राइट आंसर. एक भी गलत आपका नहीं होना चाहिए. यस नहीं होगा. चले आगे. नेक्स्ट, the pharmacokinetics of the penicillin. So in pharmacokinetic, meaning of kinetic is movement, and movement is the absorption, distribution, metabolism and excretion. So the first one is penicillin G is orally inactive, means it cannot be absorbed from GIT. It cannot be given orally. It is only given through the IV or IM or we can say parenteral route only. It is rapidly and completely absorbed from GIT. जो आपका penicillin G है वो absorption तो बहुत fast होगा, but वो जो form होगा वो क्या रहेगा? Inactive form रहेगा, क्योंकि already उसका beta lactam ring क्या हो गया? Destroy हो गया, तो वो beneficial नहीं रहेगा. The next is प्लाज्मा पीक लेवल. ड्रग का ब्लड के अंदर पीक लेवल कितने टाइम में रीच होता है? तो आंसर शुड बी 30 मिनट के अंदर. वेरी रैपिड रीनल एक्सक्रीशन. एक्सक्रीट आउट कौन करता है? तो किडनी इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सक्रीशन. एंड प्लाज्मा टी हाफ. ये सारे पॉइंट किसके लिए लिख रहे हैं हम? कौन से ड्रग के लिए? पेनिसिलिन जी की बात कर रहे हैं हम. और प्लाज्मा टी हाफ यानी हाफ लाइफ ऑफ ड्रग कितना है? 30 मिनट. एंड इट इज वेरी शॉर्ट, दैट्स व्हाई ड्रग इज शॉर्ट एक्टिंग ड्रग. अभी बताया था मैंने, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग. मेटाबॉलिज्म तो एक ही ऑर्गन है हमारे पास, प्राइमरी ऑर्गन, दैट इज लीवर. सो लीवर इज रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म. फार्माकोकाइनेटिक ऑफ पेनिसिलिन जी पढ़ रहे हैं, ओनली पेनिसिलिन जी. अगर याद नहीं रहे तो ऊपर लिख दो फार्माकोकाइनेटिक ऑफ पेनिसिलिन जी. बाकी सारे तो उसी के मॉडिफाइड फॉर्म है. जी के सारे क्या है? मॉडिफिकेशन करके बनाए. प्राइमरी ड्रग कौन सा है? पेनिसिलिन जी. वो करें. वो करें. द नेक्स्ट वन इज, नहीं लिखा. वो करें. नेक्स्ट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, which of the following is the most common side effect of penicillin? The answer should be the hypersensitivity is the most common side effect of penicillin. So first is the hypersensitivity. Hypersensitivity reaction आपने आई थिंक पहले पढ़ी भी होगी. पढ़ते हो? नहीं पढ़ा? कहाँ पढ़ाते? कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाते? माइक्रो में.
माइक्रो में पढ़े हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, आईजीजी मीडिएटर, आईजीएमएन होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, नहीं होता है? आता ही आपको? चलो फिर मुझे पढ़ाओ क्या होता है। तो मुझे नहीं पता है टाइप, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ छोड़ दो, फोर्थ कोई काम की नहीं है, एग्जाम में 3 ही आती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो अगर मेरे को कोई रिएक्शन हुई है टाइप 1, 2, 3 कौन सी बताओ? एनाफाइलेटिक है। टाइप 1 इज एनाफाइलेटिक, आइडेंटिफाई हो गया, एनाफाइलेटिक है, कैसे पता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाउ टू रिकॉग्नाइज टाइप 1? दिस इज द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन होगा, एक्यूट रिएक्शन होगा, है क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ओके। देन नेक्स्ट इज टाइप 2, वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है सर। नेक्स्ट टाइप 2, हाउ टू रिकॉग्नाइज द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? वो तो पता नहीं सर, उसमें भी कुछ ऐसे होता होगा, बताओ, है साइटोटॉक्सिक। एंड द थर्ड वन इज टाइप 3, है एंटीबॉडी, immunological. So the classical presentation of these three reaction which you can easily remember, वैसे तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, फिर भी आप मानते नहीं हो, आज मेरे से पूछते हो, आपसे पूछ रहा हूं मैं। So type 1, type 2 and type 3, पर्सन को देखते ही बता दोगे कौन सी रिएक्शन है, अगर एग्जाम में आता है तो भी। टाइप 1 इज द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एंड टोटली बेस्ड ऑन मास्ट सेल, जानते हो? मास्ट सेल मीडिएटेड, मास्ट सेल होती है, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जन एंटर करेगा, it will stimulate the mast cell and mast cell will produce the allergic mediators like histamine, bradykinin, these are the allergic mediator, and due to that allergic mediator you will have the allergic symptoms, anaphylactic reaction जो आप बोल रहे हैं, that is depend on mast cell mediating, clear पहला? In type 2 it is a type of reaction, okay, mast cell, इसमें एक और पॉइंट याद रखना है, जब भी हम बात करेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की, it will mostly a type of localized reaction, जिस पार्ट में स्टिमुलेशन होगा वहां पे आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे मोस्टली। In next type 2 it is the blood origin, यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम रोल प्ले नहीं कर रहा, यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले करेगा? ब्लड। कैसे देखो, ब्लड के अंदर एक सेल होती है, इसका नाम होता है आरबीसी। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देयर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज एंटीजन, होता है नहीं होता है? एंटीजन कहां होता है ब्लड में? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंटीजन प्रेजेंट होता है, सो एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। नाउ दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो एलर्जन है, दिस इज द एलर्जन व्हिच गो एंड बाइंड ऑन दिस एरिया, यहाँ पे क्या करेगा? बाइंड जाएगा। व्हेन दिस एलर्जन बाइंड ऑन दिस सरफेस ऑफ द आरबीसी, नाउ दिस आरबीसी विल सर्कुलेट इन योर ब्लड, ये सर्कुलेट होगा, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एंड व्हेन इट सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड योर इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट, हर टाइम वो क्या करता है? स्कैन करता है सबको कि इट इज फॉरेन बॉडी और इट इज थिंग व्हिच इज फ्रॉम माय बॉडी। सो ये आरबीसी जब इसके पास जाएगा तो इसको क्या बोलेगा? इसको क्या बोलेगा? ये तो क्या है? फॉरेन बॉडी है, ये मेरा नहीं है, और फॉरेन बॉडी है तो वो इसको क्या करेगा? किल कर देगा, और उससे आरबीसी का लेवल कम, पर्सन विल हैव एनीमिया, डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, साइनोटिक सिम्टम, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज टाइप 2। ओरिजिन कहां से हुआ? ब्लड से। आपके इम्यून सिस्टम ने कुछ नहीं किया, आपके इम्यून सिस्टम ने एलर्जन को नहीं बोला कि आप फॉरेन बॉडी हो, एलर्जन ने मस्ती आई उसको, जाके कहां बैठा हो? आरबीसी पे, और जब आरबीसी पे बैठ गया तब उसने क्या बोला कि आरबीसी मेरी नहीं है, उसका शेप चेंज हो गया, और जब उसका चेंज हो गया उसने क्या कर दिया? टेस्ट। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज टाइप 2। इन दिस कंडीशन जहां पे भी जाके ये जहां जहां पे बाइंड होगा वो सारी आरबीसी को क्या कर देगा? हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट टाइप 3, टाइप 3 इज द क्लासिकल टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, लाइक ये एंटीजन है, बॉडी में आया, एंटीबॉडी बनेगी इसके अगेंस्ट, दोनों क्या करेंगे? बाइंड हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे? क्रिस्टल फॉर्मेशन करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एंड द कॉम्प्लेक्स विल सर्कुलेट इन योर बॉडी एंड दे विल डिपॉजिटेड इन योर जॉइंट्स, they will deposit in your kidney, in your joints like knee joint, deposit in your kidney, deposit in your liver, lungs, brain, or they will produce symptoms in everywhere, like अगर वो किडनी में जाकर डिपॉजिट हुए तो किडनी के अंदर सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे, लिवर में हो तो लिवर में आएंगे, लंग्स में तो लंग्स में, ब्रेन में तो ब्रेन के सिम्टम आएंगे। दैट टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नोन एज टाइप 3। आई होप यू कैन easily identify the hypersensitivity reaction. In detail you will discuss in microbiology. चलिए आगे। Due to the hypersensitivity reaction, all the beta-lactam antibiotic should have AST test before giving to the patient. Allergic skin test, AST आपको करना है जब भी आप क्या देंगे पेशेंट को? Beta-lactam, not only penicillin, all the beta-lactam like penicillin, cephalosporin, carbapenem, monobactam, everyone should have the AST test, allergic skin test. So before administration of beta-lactam antibiotic, AST test should done. AST मतलब होता है allergic skin test. The next is diarrhea, very important. Whenever you are giving antibiotic to any patient, there will be higher chance for developing diarrhea. Whatever type of antibiotic, the person will have diarrhea. Why? Why? क्यों होता है डायरिया? नहीं होता है? So there are two reasons. The first is this is the esophagus, beautiful stomach, and then GIT. Now, whenever you are giving any antibiotic through oral or any other route, if you are giving orally, then through local route, and if you are giving through the IV or IM, then systemic route के through drug reach होगा GIT में. And in your GIT, the drug will firstly, it is a highly irritant for GI mucosa. Why it is highly irritant? Because the principle which is followed by all the antibiotic or the cytotoxic drug
And the principle is they will destroy all the fast acting drugs. Fast acting cells. Fast growing cell, not fast acting. इनका principle क्या है? जितनी भी body में fast growing cell है उन्हीं पे act करती है. और bacterial cell is a very very fast growing cell. That's why it is working on bacterial cell only. But in our GI mucosa, the inner mucosal membrane is also a very very fast growing cell. And when this antibiotic moving through this area, this will irritate this GI mucosal lining. And due to this irritation, it will increase the peristalsis to move out this thing. GI क्या लगेगा? कुछ foreign body जो बार-बार परेशान कर रहा है. And हमें इसको क्या करना है? बाहर निकालना है. इससे क्या करेंगे? अपने peristalsis को increase कर देंगे. When peristalsis increase, then person will have the lack of absorption of water and other content, and that's why person will have the diarrhea. This is the first. Second concept, in our GIT we also have the normal bacterial flora. नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा मतलब बैक्टीरिया वायरस होते हैं जीआईटी में जो नॉर्मल होते हैं और उन नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को एंटीबायोटिक क्या करेगी किल कर देगी एंड उसकी वजह से भी आपका बैक्टीरियल फ्लोरा प्रोटेक्ट नहीं रहेगा जीआईटी और उससे भी डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो दिस इज द रीजन व्हाई पर्सन विल हैव डायरिया क्लियर डायरिया इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद एवरी एंटीबायोटिक हर एंटीबायोटिक के साथ लूज मोशन हो जाता है पर्सन को नेक्स्ट पेनिसिलिन इज मोर इफेक्टिव विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दिस इफेक्ट इज नोन एज ये इफेक्ट क्या होता है दिस इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आई थिंक पहले भी किसी ने मुझे मैंने पहले भी बताया था उस टाइम पर डिटेल में नहीं पढ़ाया था So penicillin is very very effective if you are giving with aminoglycoside. अगर आपने कभी हॉस्पिटल में वर्क किया if you are already working in hospital and specifically in post operative patients तो आपने देखा होगा चार्ट के अंदर the doctor will mention one penicillin drug like piperacillin और tazobactam जो ड्रग आती है वो and with one aminoglycoside like gentamicin और amikacin जो कॉमन साथ में होती है चार्ट के अंदर दो ड्रग होती है ये और ये so these two drugs are given in a same patient why these two drugs are given together उसका concept है कैसे देखें this is the bacterial cell wall and this is the nucleus and here we have the penicillin binding protein. What is the mechanism of the drug action? Drug should enter inside the bacteria, bind on this substance, this binding protein, and kill this. So bacteria खत्म हो जाएगा. Bacteria ने क्या किया? Bacteria showing resistance by narrowing the porins. Porins को bacteria ने क्या कर दिया? Narrow कर दिया. और उससे bacteria ने क्या develop किया? Resistance develop किया. Now, when we are giving aminoglycoside with penicillin, this aminoglycoside drug is having a specific function that this will cause drilling in this bacterial cell wall. ये इसकी cell wall में क्या कर देती है? बड़े-बड़े hole बना देती है. कौन बनाती है? Aminoglycosides. So when aminoglycoside create the larger size of holes in the bacterial cell wall, our penicillin very easily enter inside the bacteria and kill them. तो इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा? तो ये तो छेद कर रहा है और ये एंटीबायोटिक से इजीली अंदर जाएगा और इस पे बाइंड होकर इसको क्या कर देगा? किल कर देगा. That is the mechanism कैसे ड्रग इसके इफेक्ट को बढ़ाती है. Aminoglycoside increase the effect of penicillin. But one more thing जो आपको याद रखनी है. Never mix the aminoglycoside with penicillin. Never mix the aminoglycoside with penicillin because one is the positive drug that is penicillin and one is the negative drug aminoglycosides and when you combine these two drugs you will see there is a globule white crystal formation will be there. आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि 100 ml की बोतल में पेनिसिलिन डाला और उसी में अमीकासिन डाला और बाद में अंदर व्हाइट बन गए और फिर आपने हिला के कोशिश करी फिर लगा कि ये तो सलाइन ही खराब है नया लेके आओ लेकिन वो सलाइन भी सही था ड्रग भी सही था बस खराब क्या था आपका नॉलेज क्योंकि आपको पता नहीं था. So never mix the penicillin with aminoglycoside. Should give first penicillin or aminoglycoside is your choice. पहले क्या देना वो आपकी इच्छा. You give the amikacin or aminoglycoside, so you give the penicillin, but first give the first drug. After finishing the first drug, then give the second drug. With a new bottle or new IVC or with new syringe, you give the second drug. Mix करके dilute करके drug साथ में नहीं देना है. Clear? Yes. Next. Clear? Next. Uses of penicillin. What are the common uses of a penicillin drug? कहाँ यूज करते हैं पेनिसिलिन को? अभी तो पढ़ाया था. Pseudomonas infection, streptococcal infection, rheumatoid arthritis. अभी इतने तो बता ही दिए थे. So ये ड्रग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत सारी जगह आप इसको यूज करते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम वाली वर्क करेगी यहाँ पे. सेकंड इज द स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देन अदर इन्फेक्शंस लाइक सिफिलिस इज आल्सो अ टाइप्स ऑफ वी कैन से क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड यहाँ भी हम यूज करते हैं जो आपकी लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन है वो बेंजाथाइन पेनिसिलिन. गोनोरिया, meningitis because the penicillin is the drug which can cross the blood brain barrier or the placental barrier, that's why it is given in case of meningitis also. And clear है मेनली आपको याद रखना है ऊपर वाले तीन जो हमने पढ़े थे याद है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस और तीनों ही ड्रग मैंने लिखा दिया आपको ऑलरेडी. पेनिसिलिन याद हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं. कोई नहीं अभी तो डाउट नहीं आएगा घर पे पढ़ाई करोगे तब डाउट आएगा. तो आज घर जाना है और पेनिसिलिन को पूरी तरह से पी लेना है. पेनिसिलिन ही पेनिसिलिन दिखना चाहिए चारों तरफ से. पहले किसी से मैंने पूछा वर्ड पेनिसिलिन का एग्जांपल बताओ तो बोला सर पेनिसिलिन. अमोक्सिसिलिन कौन सी ड्रग है सर? अमोक्सिसिलिन तो अमोक्सिसिलिन है. सो दिस इज फैक्ट. किसी को पहले यही सोचते थे सब लोग पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन होता है सर अलग होता है. पेनिसिलिन अलग अमोक्सिसिलिन अलग. पिप्टाज में जो वर्ड पिप्टाज होता है उसमें पिप्रासिलिन होता है लेकिन एक ड्रग आता है टेजेक्ट टेजार. दो नाम आते हैं टेजेक्ट और टेजार सुना है? सो टेजेक्ट और टेजार जो है वो टेजोबैक्टम के नाम पे और टेजोबैक्टम एंटीबायोटिक है ही नहीं. एंटीबायोटिक कौन है? पिप्रासिलिन है पर उसका नाम ही है टेजेक्ट और टेजार और हम टेजोबैक्टम को भी क्या समझते हैं? एंटीबायोटिक. हम आज दिन तक कभी नहीं सोचते कि इसमें दो क्यों है. पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम क्यों है? अमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवनिक एसिड क्यों है? सोचा कभी? आप सोचना है और कोई पूछते तो उसको तुरंत मुंह पे फेंकना है. ये लो क्यों है बता देना. बता दोगे? नेक्स्ट उसको तुरंत बोलना सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए है. वो अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि उसको नहीं पता सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है. तो आगे तो आपसे पूछ लेगा उल्टा वो सिनर्जिस्टिक पता क्या होता है. पता है मैं बताऊंगा. नेक्स्ट. अरे ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ओ ये तो घपला हो गया. नेक्स्ट
यस, हाँ। सो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज कंप्लीट। यस। सेकंड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक जो हम पढ़ेंगे वो है बहुत इजी से ड्रग है, कुछ नहीं होगा कंफ्यूजन आपको। सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग इज, कहां चला गया, दैट इज द सिफेलोस्पोरिन। सो हमने कल लिखा था, याद होगा, PCMC, पेनिसिलिन कंप्लीट। अब कौन सा ड्रग है? सिफेलोस्पोरिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोबेक्टम एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बापेनम। तो सेकंड ड्रग आपकी है सिफेलोस्पोरिन। बताओ एग्जांपल सिफेलोस्पोरिन के, वन एग्जांपल ऑफ सिफेलोस्पोरिन। और इतने सारी ड्रग खाते हो, यूज करते हो, तो सबसे ज्यादा आप लोग यूज करते हो वो है सिफेलोस्पोरिन ही। सेप्ट्रेक्सोन नहीं क्या, सिपिक्सिम, कॉमन यूज करने वाली ड्रग्स है। तो सिपापेराजोन देखा है? नहीं देखा? बहुत यूज होती है आजकल, सारी यही ड्रग यूज करते हैं लोग। जिस आपको सेप्ट्रेक्सोन बताया, आपको बोलेंगे मोनोसेप, C1, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो खाया हमने, मोनोसेप तो रोज ही खाते हैं। वो मोनोसेप इज अ ब्रांड नेम, सेप्ट्रेक्सोन इज अ केमिकल नेम। सो सिफेलोस्पोरिन, when we are discovered the penicillin, there are few problem. The one problem is they will produce severe hypersensitivity reaction, and that's why the use of penicillin should be limited. वो limited हो गया, जिनमें एलर्जी है आप वहाँ यूज नहीं कर सकते। Second thing, we have a penicillin type of drug, but they are not effective. Like natural penicillin is not effective on all bacteria. Very narrow spectrum is also not effective. And if you are going for a wide spectrum or broad spectrum, very extended penicillin, then we have limited drugs. तो इन सारी problems को solve करने के लिए beta lactam antibiotics में थोड़ा हमने क्या किया, changes किया. We did some changes in the beta lactam antibiotic and form a new group of antibiotic which is known as cephalosporin. So it is also type of beta lactam, but it is new one. कैसे बनी new देखो इसमें, वो क्या है. So it is a semi synthetic drug. Penicillin is a natural drug, but cephalosporin is natural के अंदर आपने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए थे, इसको नाम क्या दे दिया, सेमी सिंथेटिक ड्रग. इट डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस Cephalosporium. जैसे हमने पेनिसिलिन के बारे में बात किया था, पेनिसिलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेनिसिलिन नोटम प्लांट और द पेनिसिलिन क्राइसोजिनम प्लांट. एज लाइक दिस ड्रग द Cephalosporin is derived from the fungus Cephalosporium. एंड इसके अगर केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन की बात करी थी जिसमें बीटा लैक्टम रिंग था, यहाँ भी बीटा लैक्टम रिंग होगा, पाचिन होगा, बट हियर वी हैव सम डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज द structure like this. So what is the difference in this structure and penicillin structure? In penicillin we have a pentone structure which is known as thiazolidine, but in cephalosporin we have a hexone structure, and this hexone structure is known as dihydrothiazine. Dihydrothiazine. So this is the beta lactam, and this is the dihydrothiazine. So when you have a hexone structure, that is the structure of cephalosporin, and when you have a pentone structure, that is the structure of penicillin. This is only the difference. Difference clear हो गया? कोई पूछेगा बता सकते हैं? लिखा नहीं है. These are the chemically related to the penicillin which contain the beta lactam ring with the dihydrothiazine ring. अब इसके एग्जांपल जो है वो आपको लिख लेने हैं, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें. चार ग्रुप है इसमें जो आपको याद रखने हैं, जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. When we discovered the first generation, there are so many side effects which is produced by the generation 1. So we did some changes and formed the generation 2, then generation 3rd and next generation 4th. वो करें, बना लिया. ये ऐसा नहीं बनाना है जो इसमें बना हुआ है, ये नहीं बनाना है आपको. हमने जो बनाया सिंपल सा वही बनाना है. कार्बन बॉन्ड नहीं लगाना है हमें कुछ भी, सिंपल सा डाइहाइड्रोथियाजिन रिंग विद बीटा लैक्टम रिंग. एमसीक्यू सोल्व करते हो फार्मा के या नहीं करते हो? करते हो? कुछ समझ आता है या एमसीक्यू कहीं और ही जाते हैं, आप कहीं और ही जाते हो? यस, नहीं करते हो? जो बुक्स के अंदर एमसीक्यूज हैं उनको इसके साथ जोड़ के सोल्व करो, ट्राई करो, कोशिश करो. बुक्स के एमसीक्यूज का काम ही क्या है? आपको प्रैक्टिस कराना, पढ़ाती नहीं आपको. यस. किसका मैकेनिज्म? मैं डाइक्लोफेनिक पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैंने बोला है ना. हाँ. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और बीपी बढ़ना, दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ डाइक्लोफेनिक. हाँ, आईएम लगाने पे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है. IV is directly in the blood, so it is completely absorbed and directly into your heart. And the severe side effect of diclofenac is cardiac arrhythmias, cardiac problem. So हाँ. So, हाँ, वही तो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ. IM जो ड्रग होती है वो स्लोली एब्जॉर्ब होगी. इट विल टेक टाइम टू एब्जॉर्ब, 30 मिनट टाइम लगता है एब्जॉर्प्शन में. लेकिन IV तो डायरेक्ट ब्लड में है, सीधा हार्ट में जाएगा और अपना. दैट इज द रीजन. वही इसलिए उसको हमेशा 100 ml में देना होता है, कभी भी डायरेक्ट नहीं करते. That is our fault. It is our fault. You have to give antibiotic with AST. बिना AST के नहीं करना कभी भी. वो तो अभी बताऊंगा मैं एंटीबायोटिक के साथ. जरूर. नहीं वो ड्रग के अलग-अलग ड्रग पे अलग-अलग होता है. मैं पूरी ड्रग के साथ पढ़ाऊंगा. सम ड्रग शुड बी गिवन एम्प्टी स्टमक, सम ड्रग शुड बी गिवन आफ्टर मील. उसके सबके अलग-अलग होते हैं. जैसे पेनिसिलिन की बात है, दिस शुड बी गिवन आफ्टर मील.
बिकॉज इट इज हाईली इरिटेटिंग ड्रग, जेडी को इरिटेट करती है और अगर एम्प्टी स्टमक हो तो ज्यादा इरिटेशन करेगा। लेकिन कुछ ड्रग हम पढ़ेंगे, एजिथ्रोमाइसिन शुड बी गिवन इन एम्प्टी स्टमक बिकॉज इट इज एक्टिव इन एसिड मीडियम। सो अलग-अलग कंडीशंस होती हैं। यस, मूव करें आगे। सो बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट, हियर देयर इज अ क्वेश्चन। हां, क्या हेलो? तो कहां चला गया? क्या है ये? डॉक्टर ये वाला? डॉक्टर ऑर्डर जॉफ्रान 8 mg TID, the pharmacist sent a 100 ml bottle labeled 4 mg per teaspoon. हाँ देखो, दिस इज द अवेलेबल 4 mg, दिस इज द डिजायर एंड टीस्पून यानी 5 ml, 5 ml इज द क्वांटिटी। हाँ नहीं, इसको पहले पूरा पढ़ने दो। हाउ मेनी ml should we give to each dose? So this is the 5, so 10 ml, this is the right answer। हाँ क्या आ रहा है आपका? 100 पे आएगा ना? हाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5। हाँ ये हाँ कॉपी, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ आप लोगों से। टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आवर्स। हाँ हाँ उसको करना है ना, उसी को तो कन्वर्ट करना ही तो क्वेश्चन है। मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। क्या लगवाया? नहीं ये नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सी इज राइट। हाँ वो गलत है। ड्रग आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी थ्रू किडनी। हाँ ये तो सारा राइट है, सारा करेक्ट है। यस हाँ जी। अरे जब मैं आ रहा हूँ तभी पूछना है क्वेश्चन, आप लोग नहीं पूछते हैं। क्या है? एन ऑर्डर ऑफ प्रेडनिसोलोन डी 10 mg 4 टाइम द डोज फॉर चाइल्ड 2 mg per kg per day, हाउ मेनी पाउंड्स डोज द चाइल्ड वेट? ओके करें, बैठ जाओ, कुछ पूछना है? ये करें वो करें? इतने सारे क्वेश्चन हो गए, मैं भूल जाऊंगा। हाँ वो मैं कर रहा हूँ, उन्होंने बता दिया। सो वन बाय वन मैं सारे डाउट क्लियर करता हूँ। भाई आपको मैं बोलता हूँ कि पूछ लिया करो तो पूछा करो, मैं उधर नहीं आता तो फिर कोई नहीं पूछता भी। अभी सीपीएलएस पॉइंट खत्म हो जाता है। सो पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर वन बाय वन जो मुझे पूछा वो कर लेते हैं। मोबाइल बंद हो जाएगा तब तक, नहीं तो क्वेश्चन बंद मतलब लॉक हो जाएगा, बार बार मैं तो ओपन कर नहीं सकता। 10 mg हाँ 4 टाइम पर डे, एक दिन में कितनी बार देना है? 4 टाइम देना है। एंड दिस जो डोज है यहाँ पे, द डोज इज 2 mg पर kg पर डे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी पाउंड्स डज द चाइल्ड वेट, बच्चे का वेट कितना है यहाँ पे, और वो भी किसमें बताना है? पाउंड्स। क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया? ले लो। क्वेश्चन में बोला है कि एक बच्चे को आप ड्रग दे रहे हैं, वो कितनी दे रहे हैं? 10 mg 4 टाइम, यानी टोटल डोज पर डे में कितना दे रहे हैं बच्चे को? 40 mg दे रहे हैं। यस और नो? वी आर गिविंग 40 mg इन अ डे। नाउ द डोज फॉर दिस चाइल्ड इज, इस बच्चे के लिए डोज कितनी है? तो मैंने उस दिन भी बताया था इसका मीनिंग, कहां लिखा हमने ये? 2 mg per kg per day, यानी इफ चाइल्ड वेट इज 1 kg then drug should be given 2 mg in a day, ये बताया था आपको। नाउ वी आर गिविंग 40 mg, कितना दे रहे हैं? 40 mg मींस बच्चे का वेट ज्यादा है। 1 किलोग्राम पे कितना देना है? 2, 2 किलोग्राम पे 4, 3 किलोग्राम पे 6, ऐसे करते करते आप जब डिवाइड करोगे तो 20 पे कितना होगा? 20 kg पे 40 mg होगा। 1 पे 2 है तो 20 किलोग्राम पे, 20 किलोग्राम पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 40 mg। मतलब बच्चे का वेट कितना है? 20 kg। अब 20 kg में है, इसको क्या करना पड़ेगा? 20 kg इसको किसमें कन्वर्ट करना है? पाउंड्स में। 1 kg में कितना पाउंड्स होता है? 2.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कितना आ जाएगा? 44 पाउंड्स। योर आंसर शुड बी 44 पाउंड्स। इसमें है कहीं? आ गया? नहीं आया? गलत है? ओके आ गया, वेरी गुड। चलो सो इट इज वेरी इजी, सिंपल, कुछ नहीं इसमें तो। हो गया? नहीं हुआ? समझ आ गया? प्रैक्टिस करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। हाँ चलो अगला ये क्वेश्चन जो मैंने उस दिन बोला था कि 250 ml आपको एम्फोटेरिसिन बी देना है और टाइम दिया था 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये मिनट्स को क्या करें? 4 घंटे तो फॉर्मूला क्या था? टोटल वॉल्यूम इन एमएल डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स। अब 4 घंटे तो लिख देंगे और इसका क्या करें? सो ये भी तो आपको लिखना पड़ेगा। सो इसको हम लिखते हैं 4.25, क्योंकि 15 मिनट्स मतलब कितना हो गया? 1 का 4th पार्ट है और 1 का 4th का मतलब 0.25, तो कितना हो गया? 4.25 आवर्स। अब इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा, आ जाएगा। करना आज कर जाएगा। इसकी जगह क्या लिखना? ये लिखना। हाँ तीसरा क्या था उनका? एक और क्वेश्चन था उनका एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें, whatever types of antibiotic we are giving to the patient, antibiotic will also have the effect on acid producing cell in our stomach. Which cell produce acid? Parietal cell or chief cell? Very good, parietal cell. So this antibiotic will stimulate the parietal cell and they will produce HCl, hydrochloric acid, and this HCl is responsible for acidity. That's why whenever we are taking any types of antibiotic for a duration of 5 days or 6 days or 10 days, we will have an acidity problem. And that's why every time whenever you are going to a doctor for this any type of infection and doctor prescribes antibiotic, then they will also prescribe you an antacid. Pantoprazole, rabeprazole, omeprazole, or whatever types of antacid they will give you with antibiotic. And the reason is because antibiotic will increase your HCl level, and that's why you require an antacid. And इसीलिए आपको हर एक डॉक्टर क्या देता है साथ में? एंटासिड देता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डोज जो है वो कब लेनी है? बिफोर मील और आफ्टर मील। सो नो आफ्टर मील और नो बिफोर मील। एवरी ड्रग हैज डिफरेंट डिफरेंट conditions, like some drugs is taken before meal, some drug is taken in after meal, some drug is taken in morning, some is taken in night, daytime. I will explain you every drug and every concept with each drug, because every drug is having different concept, like penicillin. So penicillin should be taken after meal or before meal? It is the drug which should be taken after meal, because मैंने अभी बोला था it is highly irritating to GI mucosa. So GI mucosa की irritation को decrease करने के लिए आपको क्या करना है? आफ्टर मील यूज करना है, नॉट द बिफोर मील। क्लियर? और कुछ था किसी का? यही थे? और किसी ने कुछ पूछा था? हाँ पूछो भाई। मोबाइल में कैलकुलेशन है? हाँ कैलकुलेशन है तो लाओ।
सो मतलब आपके लिए एक ऐसे सेशन रखना पड़ेगा कि अब डाउट सेशन आ गया है, तब आप पूछोगे. Application order reads KCl 10% oral solution 1.5 ml. The KCl bottle reads 20 milligram per 15 ml. What dose should the nurse administer to the infant? Okay, मैं एक मिनट लिख देता हूँ फिर आपको देता हूँ. देखो क्या लिखा है, KCl 10% 10 है ना, हाँ 10% स्ट्रेंथ है और ओरल सॉल्यूशन 1.5 ml और बोतल पे लिखा हुआ है 20 MEQ पर 15 ml. तो व्हाट डोजेस शुड द नर्स एडमिनिस्टर टू द इन्फेंट, बच्चे को कितना डोज जो है वो एडमिनिस्टर्ड आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है. सो सिंपल सा है, यू आर गिविंग 1.5 ml. कितना दे रहे हैं आप? 1.5 आप दे रहे हैं और आपके पास जो अवेलेबल है वो कितना है? 15 ml है और जो इसका ये है ये कितना है? 20 है. पर अगर हम निकाले तो कितना है? 20 है. तो इसमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा आपको, जो हम इतनी देर से कर रहे थे उसका थोड़ा क्या करेंगे? उल्टा. क्या करेंगे? 1.5 आपको दे रहे हैं, आप जो दिया है कितने में से दिया है आपने? 15 में से, और 1 ml में कितना है? 20 है. इसको आप सोल्व करोगे 3 टाइम ये जाएगा 4 टाइम, इसको आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आएगा 2 MEQ. यानी हम बच्चे को कितना दे रहे हैं? 2 मिलीक्यूलेंट आप दे रहे हैं, 2 मिलीक्यूलेंट. यस, आगे नहीं समझ आया? और दूसरा तरीका सिंपल सा है, टोटल हम दे रहे हैं 1.5 ml. आप क्या करो, 1 ml निकाल लो. 1 ml कैसे निकालेंगे? 20 है, कितने में? 15 में. जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कि 1 ml में कितना है. 1 ml में जो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 1.5 से, तो बेटर है, इजी सही तो है. बस मैंने क्या किया, जो अपन इतनी देर से लिख रहे हैं, डिजायर अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. इतनी देर से मैं mg वाला दिया था, क्वांटिटी एक ही दिया था, दूसरा में निकालना था. इस बार दो क्वांटिटी वाले दे दिया, ml दे दिया दो, भाई इधर भी ml दे दिया, इधर भी ml दे दिया, तो जो दे दिया उसको इधर लिख दो 1.5 अपॉन 15 और जो निकालना है उसको इधर लिख दो MEQ. बस इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2 MEQ. क्लियर? नेक्स्ट. और कुछ? हाँ लाओ लाओ. क्या है? इतना छोटा क्वेश्चन क्यों लाया? A patient with terminal cancer is prescribed hydromorphine 0, ये छोटा इससे बोला कि 0.015. इतना छोटा सोल्व करना, 0.015 mg पर kg. 1 किलोग्राम कितना है? 0.015 mg. नेक्स्ट क्या लिखा है? The patient weight is 110 pounds. लिखो भी, वेट लिखो, कितना है? 110 pounds. The next is the nurse has on hand hydromorphine 5 mg per ml. 1 ml कितना है? 5 mg. How many ml should the nurse administered? कितना दोगे? ले लो भाई. सो कुछ भी इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी सिर्फ आपके कैलकुलेशन की है, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, वो मुझे करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है. फर्स्ट थिंग, हियर द केजी एंड हियर द पाउंड. सो पहले इस पाउंड को किसमें कन्वर्ट करना है? केजी में. 1 केजी इक्वल टू 2.2 पाउंड. तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? केजी में कन्वर्ट करना, तो इस बार इसको 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा किसमें? किलोग्राम में. सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.45. अब आप इसको जैसे आपकी इच्छा हो वैसे मल्टीप्लाई करो, आपको जैसे आता है. कैसे आता है करो, नहीं आता तो फिर वैसे भी कर सकते हो, ऐसे आप लिखते हो ना, ये 0.45 ऐसे कर सकते हैं आप चाहे तो. बाकी डायरेक्ट कर सकते हो, आप नहीं कर सकते. नहीं, आंसर आ गया 49.50 केजी. नहीं आएगा, गलत है, यही आएगा. चलो आपकी तरह से भी करते हैं आज जगह. 0.5 0.05 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया, सेम ही तो है. सो 49.5 केजी. कितना आ गया वेट? 49.5 केजी. नाउ पर केजी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 किलोग्राम पे डोज कितना है? 0.015 mg पर केजी. अब मैं इतना छोटा मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वी विल यूज मोबाइल फोन. जो जल्दी इतना छोटा मल्टीप्लेक्स नहीं करना है. कितना होगा आंसर निकालो जल्दी. हाँ जो भी आ रहा है वैसे मैं भी निकाल देता हूँ इसमें. 49.5 मल्टीप्लाई बाई 0.015. आंसर इज, देखो इसमें कितना, इतना सारा 0.74, इतना कितना सा ड्रग आएगा? 0.74. अवेलेबल इज 5 मल्टीप्लाई बाई 1. अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? लो ये डिवाइड बाई 5. आंसर इज 0.15. आंसर होगा 0.15. क्लियर है? आसान है, इतना छोटा इक्वेशन नहीं आएगा एग्जाम में. बस तरीका वही है जो हमने किया है. बस प्रॉब्लम मैंने बोला क्या हो रही है, आपको सिर्फ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, वो मुझे करके दिखाना, कर दिया. चलो और कुछ और है? सिंपल स्कोरिंग रह जाएगा मेरा. कौन सा ये? अरे तो कराया था ना, नहीं कराया था, आप आए नहीं होंगे. 300 mg in 50 ml of D5W to infuse in 15 minutes. ये तो मैंने कराया था. 200 आएगा आंसर इसका, 200 आ नहीं रहा है. चलो करें, उस दिन तो बताया था मैंने. एक पेशेंट को ड्रग देना है जिसको 50 ml देना है, और कितने मिनट्स में देना है? 15 मिनट्स में देना है. कितने ml पर आवर की रेट से स्टार्ट करोगे? हाउ मेनी ml पर आवर यू विल स्टार्ट? सो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन. उस दिन मैंने नहीं लिखा था ऐसे, भूल गए, 15/60 आवर्स तो ऐसे ही होगा. 15/60 फिर बोला था ये 60 कहां जाएगा? ऊपर. और जब इसको आप सोल्व करोगे, 4 से कट किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 200 ml पर आवर. फिर मैंने बोला था 4 बार डिवाइड करो, 50 50 50 50 15 15 15 4 बार हो गया, हो गया. 15 मिनट्स में कितना जाएगा? 50 ml. अगले 15 मिनट्स में फिर 50 ml, फिर 50, तो 200 की रेट से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, तब 15 मिनट में कितना होगा? 50 ml. हो गया? और कुछ? बस. नेक्स्ट सिंपल स्कोरिंग एग्जांपल लिख दो जल्दी से. So classifications, there are 4 generation in the cephalosporin, generation 1, 2, 3 and 4. All the drugs which having cefadroxin, जो last word cefazolin, जितने भी ड्रग्स इसमें सीफा वर्ड आएगा वो सारी कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन है. सीफा प्रोनाउंसिएशन, सीफाजोलिन, सीफाड्रॉक्सिल, सीफालैक्सिन, सीफाड्रिन, ये सारी आपकी फर्स्ट जनरेशन. The cefazolin is a drug which very well known for. बिल्कुल, सुमन कहना चाह रही है कि मुझे बहुत कम समझ आए हैं कैलकुलेशन. क्या करें अब हैं? क्या करें?
कम समझ आए हैं। कम ज्यादा क्या होता है? या तो नहीं आया या आया। कम ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा कम आया। कम किसे आता है? या तो नहीं आता है या आता है, बस कैलकुलेशन में कम नहीं आता है। कम आया, सिर्फ क्वेश्चन तो हम पढ़ लेते हैं, बस आंसर नहीं आता है, बाकी तो आ जाता है समझ है। नेक्स्ट, लिख लिया? The generation second, in second generation, the drugs ciprofloxacin, ciprofloxacin and ciprofloxacin axetil. These are the three drugs which you remember in the second generation. तो दो ही है बेसिकली, ये ciprofloxacin को यहाँ लिख के इसके आगे axetil लगा दिया, बाकी ciprofloxacin दो ड्रग है. So these are the drug, three drugs which is come under the second generation of drug. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है क्या रहेगा? सिप्रोस्पोलिन का किसको ब्लॉक करेगी? ये सिप्रोस्पोलिन ब्लॉक दे, और किसको ब्लॉक करेगा? So it works is like penicillin same because it is also beta lactam antibiotic. Beta lactam का बोला था, सबका क्या रहेगा? Same. So it also block the peptide chain as well as the autolysin inhibitor enzyme, और अपना एक्शन दिखाएगा cell wall synthesis inhibition वाला. Next, the third generation, very important, your ceftriaxone is the group of third generation drug. Third generation, cefotaxime, ceftriaxone, cefoperazone, cefixime, ciprofloxacin, paroxetine. These all are the drug which is very very commonly used currently. आजकल जो है हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन सारे ड्रग को. आप मार्केट में देखोगे तो ये टैक्सिम इंजेक्शन, मोनोसेप इंजेक्शन, ये सिपोपेराजोन किस नाम से आता है, आई डोंट नो ब्रांड नेम, बट बहुत कॉमन आप इनको यूज करते हैं. सिफिक्सिम टैबलेट बहुत कॉमन यूज होती है जो इन्फेक्शंस में आप देखते हैं. सो ये ड्रग आजकल थर्ड जनरेशन बहुत कॉमन यूज होती है. ऑलवेज रिमेंबर, एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट वेटिंग. थोड़ा वेट करना अपने बॉडी सिस्टम का भी, है नहीं कि थोड़ा सा छींक आती है, 4 एंटीबायोटिक खाली, इन्फेक्शन हो जाएगा नहीं. तो होता है बहुत सारे ऐसे होते हैं, अब इन्फेक्शन होने वाला है, 4 दिन तो पहले खा लो. सो ऐसा नहीं करना है. अगर आप फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक यूज करेंगे, इफ यू आर यूजिंग एन एंटीबायोटिक मोर फ्रीक्वेंटली, यू विल हैव वेरी अर्ली रेजिस्टेंस इन योर बॉडी, एंड फिर इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होगा कभी. So to prevent the resistance of antibiotic, the antibiotic should not be overused or misused. It should be only used. Use करना, misuse नहीं करना. Antibiotic minimum कितने दिन के लिए देनी है? Minimum antibiotic should be given for, so minimum is 5 days. At least for 5 days. अगर आप ले रहे तो कम से कम 5 दिन लेनी है, और 2 दिन लेके बंद करें वो कोई इफेक्टिव नहीं होगी बॉडी में. So क्वेश्चन आता है मिनिमम कितने दिन, तो आंसर होगा 5 days. Next, last generation, fourth generation. In the fourth generation, that is the cipropime and cipropime, ciprom prime नहीं, ciprom. So ये दो ही ड्रग है फोर्थ जनरेशन, और ये तो आजकल हम अभी यूज नहीं करते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव है, पर थर्ड जनरेशन अभी रेजिस्टेंस हुआ नहीं है तो इनको यूज करना ज्यादा किया नहीं है. जनरेशन कंप्लीट. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोस्पोरिन. तो सेम मैकेनिज्म रहेगा, हम उसको फिर से नहीं पढ़ेंगे, पूरा साइकिल नहीं बनाएंगे. नेम नेक वाला घर से जाके आपको बनाना है पूरा, नेम एंड नेक यूनिट से स्टार्ट करके लास्ट तक आपको ले जाना है. नेक्स्ट, इसके बाद मोनोवेक्टम, कार्बापेनम, दो ड्रग जो इस ग्रुप में हम पढ़ेंगे. उसके अलावा वैंकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन एंड एक और क्या थी, साइक्लोसेरिन, वो ड्रग हम पढ़ेंगे बीटा लैक्टम के अंदर, सॉरी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर. अभी खत्म नहीं हुआ है, लिखना है अगला भी. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन, सेम मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है. सिफेलोस्पोरिन डिस्टर्ब द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर. पेप्टाइडोग्लाइकेन मतलब जो पेप्टाइड चेन से बन रही थी वो पेप्टाइडोग्लाइकेन. So this is the mechanism of action of cephalosporin. Remaining we'll discuss in the next class tomorrow. Thank you.